हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। दोस्तों, आपका इस चैनल में बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपने कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए पावर सिस्टम की क्लास देंगे। ठीक है, हम लोग पावर सिस्टम में आप लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस के करेंगे जो आपके CIL के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें मैंने आपके बेसिक टू मॉडरेट और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया मेरे ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस के ऊपर है। दिया है आपका 300 किलोमीटर लॉन्ग, एक हमारे 300 किलोमीटर लॉन्ग 3 फेज 400 kV ट्रांसमिशन लाइन हैज़ अ प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट मतलब गामा की वैल्यू दी है J 0.0012 रेडियन पर किलोमीटर। ठीक है, हर एक किलोमीटर के लिए J 0.0012 रेडियन है। बोल रहा है कि इफ़ द लाइन इज ऑपरेटिंग अंडर ओपन सर्किट, अगर लाइन ओपन सर्किट कंडीशन पर है एट द रिसीविंग एंड, मतलब क्या हुआ? रिसीविंग एंड में ओपन है, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही। रिसीविंग एंड में IR की वैल्यू 0 है। तो बताना है आपके फाइंड द वोल्टेज राइज परसेंटेज। वोल्टेज राइज क्या क्या कब होता है? फेरांटी इफेक्ट के उसमें एट द रिसीविंग एंड। ठीक है, ये हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर वोल्टेज राइज कितना होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए कि सबसे पहले क्या, अगर आप यहाँ पर इसको बेसिकली मैं इसको दिखाऊँ तो देखिए यहाँ की लेंथ कितनी है हमारी लाइन की जो हमारी लेंथ है, लाइन की लेंथ इज इक्वल टू हमारे 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर किस कैटेगरी में आ गया? देखिए ये हमारा आया आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन के केस में। ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगी, क्योंकि जबकि शॉर्ट होती है वो आपकी 80 किलोमीटर से कम की होती है। जो मीडियम होती है वो आपकी 80 to 200 या 240 होती है। तो ये इसके ऊपर है, तो ये क्या आ गया? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का केस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का केस। तो देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या? यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है? यहाँ पर हमें दिया है कि आपका VR की जो वैल्यू है रिसीविंग एंड में, जो हमारी वैल्यू है आपकी ओपन सर्किट है, मतलब ये, एक मिनट इसमें पहले मैं ये लगाता हूँ, आपको शायद कर्सर विजिबल नहीं होगा, एक मिनट ये। ठीक है, अब शायद से आपको यहाँ पर कर्सर अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी ये यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो क्या है? आपका ओपन सर्किट कंडीशन पर है। ठीक है, मतलब हमारा जो रिसीविंग एंड की वैल्यू है वो आपकी ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट मतलब क्या हुआ? ओपन सर्किट मतलब है कि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगी, मतलब रिसीविंग एंड की करंट IR की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 0। IR की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे? आपका ए, जो आपका ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग निकालते हैं ABCD पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पर ABCD पैरामीटर का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे? आपका वोल्टेज रेगुलेशन निकाल के यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा? अगर हमारा स्टैंडर्ड ABCD पैरामीटर क्या होता है, उसमें जो आपके सेंडिंग एंड की वोल्टेज होती है VS इज इक्वल टू होती है AVR प्लस BIR। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है। अब देखिए इस केस में क्या है? इस केस में हमारे यहाँ पर IR की वैल्यू होगी 0। IR की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से हमारे VS सप्लाई की जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या आ गई? A टाइम्स ऑफ VR। ठीक है, ये यहाँ पर से हमारी वैल्यू आ गई। इसी को अगर मैं फर्दर लिखूँ तो हमारे रिसीविंग एंड की वोल्टेज क्या होगी? VR इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? VS सप्लाई वोल्टेज अपॉन A। ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ से सबसे पहले हमें A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में। देखिए अगली साइड में करता हूँ मैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ पर A की वैल्यू निकालेंगे आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए। जो आपका ABCD पैरामीटर है उसमें हम यहाँ पर A की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए कलर कौन सा सही लगेगा? शायद ये ठीक लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग निकालेंगे आपका ABCD पैरामीटर। ABCD पैरामीटर हम लोग निकालेंगे, जिसको हम ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर या फिर हम क्या बोलते हैं? T पैरामीटर। ठीक है, और हमने यहाँ पर करना क्या है? यहाँ पर सिर्फ हमने ये करना है, सिर्फ A की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि लास्ट साइड में देखिए ये आया हमारा आपका VS/A। ठीक है, ये VS/A आया, तो हमें A की वैल्यू चाहिए। सप्लाई की तो वैल्यू हमें पता ही है, हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए A की। तो देखिए A की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमारे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में A की वैल्यू क्या होती है? ये होती है हमारी कॉस हाइपरबॉलिक गामा L। ठीक है, कॉस हाइपरबॉलिक गामा L। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है। देखिए यहाँ पर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं 1 प्लस गामा L का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये हम इसको अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। और गामा जो हमारा प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, गामा क्या होता है आपका? J बीटा। ठीक है, ये होता है आपका J
बीटा, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। अगर हम इसको फर्दर इसके आगे हम क्लासीफाई इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पर गामा की वैल्यू जे बीटा होती है, और हम इसको फर्दर ही लिख सकते हैं आपका 1 माइनस, ठीक है। तो ये आपका क्योंकि जे स्क्वायर अगर हम जे का स्क्वायर करेंगे, जे स्क्वायर होता है आपका -1, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा बीटा एल, क्योंकि एल तो क्या है आपकी लेंथ, बीटा एल का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 2। तो हमारे अल्टीमेटली जो ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू हमारी सीधे इस फॉर्मूले में ये आती है 1 माइनस बीटा एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए यहाँ पर से हमारी ए की वैल्यू आएगी ए इज इक्वल टू 1 माइनस, देखिए बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है आपकी 0.002, ये हमारी बीटा की वैल्यू है, क्योंकि जे बीटा होता है ना, गामा इज इक्वल टू जे बीटा होता है। तो यहाँ से जे की वैल्यू तो ये जे ही है, बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है आपकी 0.0012, ठीक है, ये हमारी यहाँ पर इसकी वैल्यू है। तो देखिए इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो बीटा एल की वैल्यू यहाँ पर निकालता हूँ मैं, बीटा एल, तो बीटा की वैल्यू है हमारी 0.0012, और कितनी लंबी लाइन है, एल इज इक्वल टू लाइन ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ लाइन वो है आपकी 300 किलोमीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, तो ये 2 जीरो से ये जीरो हट जाएंगे, तो 0.1236, तो 0.36 आ जाएगा इसकी वैल्यू, 0.36 रेडियन, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी, किसकी, आपकी बीटा एल की। तो अभी वो वैल्यू यहाँ पर ए में पुट करते हैं, ए माइनस बीटा एल का स्क्वायर, बीटा एल का स्क्वायर मतलब 0.36 का स्क्वायर करेंगे अपॉन आपका 2 करेंगे, ठीक है। हम इसका यहाँ पर स्क्वायर करके 2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस ये स्क्वायर करके 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 0.0648, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा आपका 1296, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.0648 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 से डिवाइड करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 0.9352, तो ये हमारी ए की वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने ए की वैल्यू निकाली, अब ए की वैल्यू निकाली तो हम यहाँ पर से अब रिसीविंग एंड की वोल्टेज निकाल लेंगे, वो क्या है आपकी वी आर, विच वी आर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वी आर इज इक्वल टू वी एस सप्लाई बाई ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है आपकी 0.9352 इंटू आपका सप्लाई वोल्टेज है वी एस, ठीक है। 1/0.9352 एक से ज़्यादा आएगा, सॉल्व करके हमारा आएगा 1.0692 टाइम्स ऑफ वी एस। तो ये हमारे यहाँ पर सप्लाई ये रिसीविंग एंड की वोल्टेज आ गई, ठीक है। ये वी आर की वैल्यू वी एस सप्लाई एंड से आपकी 1.0692 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये पूछ रहा है कितना आपका इंक्रीज़ हुआ है, बस हमें ये बताना है। तो इंक्रीज़ के लिए क्या करेंगे हम लोग, वोल्टेज राइज के लिए हम लोग उसका रेशियो निकालेंगे। देखिए वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। आपका वोल्टेज राइज कितना हुआ है, आपका वोल्टेज राइज के लिए डेल्टा भी करता हूँ, डेल्टा बी होता है हमारा वी आर माइनस वी एस, ठीक है। रिसीविंग एंड की वोल्टेज माइनस सेंडिंग एंड की वोल्टेज अपॉन सेंडिंग एंड की वोल्टेज इंटू परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारा 1/A-1 इंटू 100, ठीक है। सिंपली हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको हम और फर्दर ही अब सिंपल सॉल्व करें तो 1/A को आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं बीटा एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये मैं अलग अलग फॉर्मूले बता रहा हूँ इसको निकालने के लिए, बीटा एल स्क्वायर बाई 2 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से आपकी डेल्टा वी जो आपका चेंज इन आपका वोल्टेज में राइज इन वोल्टेज आया वो कितना आएगा, वो बीटा एल की वैल्यू क्या आती है हमारी, बीटा एल की वैल्यू थी आपकी 0.36, तो 0.36 का स्क्वायर कर देते हैं डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो इसका तो हमने करा था 0.36 का स्क्वायर बाई 2, ये हमारा कितना आया था, ये हमारा आया था आपका 0.0648, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 6.48%। तो यहाँ पर हमारा कितना इंक्रीमेंट होगा वोल्टेज में, ये हमारा वोल्टेज में इंक्रीमेंट होगा 6.48%, ठीक है। क्योंकि फेरांटी इफेक्ट में हमारा क्या होता है, नो लोड या लाइट लोड की कंडीशन में मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में हमारा ये इफेक्ट आता है, जिसकी यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई आपकी ये, ठीक है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं इसके लिए आपको एग्ज़ाम के लिए जो मेन आपके फॉर्मूले हैं वो एक बार यहाँ पर बता भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपने पहले परसेंटेज वोल्टेज इंक्रीमेंट डेल्टा वी का फॉर्मूला याद करना है। ये क्या होता है आपका, सिंपल देखिए, ये होता है आपका बीटा एल स्क्वायर बाई 2, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
या देखिए बीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, बीटा को लिखते हैं आप लोग ओमेगा रूट एल सी, ठीक है। बीटा होता है हमारा ओमेगा रूट एल सी, तो बीटा का स्क्वायर करना है तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, रूट एल सी से हट जाएगा तो ये आ जाएगा एल सी, ठीक है। रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो एल सी हो जाएगा सिंपल। बाकी यहाँ पर से आई जो करंट है, सॉरी ये एल जो लेंथ है इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 100। तो ये इसके फॉर्मूले होते हैं दो, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पर याद कर लीजिए, ठीक है। ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये आपके लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होता है अगर आपके रिसीविंग एंड की वोल्टेज आपके नो लोड पर है या फिर आपका लाइट लोड पर है, ठीक है। तो आपके वही आपका यहाँ पर यूज़ होता है, तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 6.48, आंसर नंबर बी 6.48 ये सही आंसर है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमें दिया है आपका सिमेट्रिकल कंपोनेंट एंड फॉल्ट एनालिसिस से। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है आपका एक 3 फेज 11 kV 10 MVA का ऑल्टरनेटर है जिसका सीक्वेंशियल रिएक्टेंस X1 मतलब जो आपका पॉजिटिव सीक्वेंस का आपका रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू 0.20 पर यूनिट, नेगेटिव की है आपकी 0.15 pu और जीरो सीक्वेंस की है 0.05 pu और न्यूट्रल हुआ है आपका ग्राउंडेड थ्रू अ रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू Xn की वैल्यू है 0.05 पर यूनिट। हमें कैलकुलेट करना है आपका फॉल्ट करंट इन एम्पियर, मतलब एक्चुअल करंट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है फॉर अगर सिंगल लाइन टू ग्राउंड LG फॉल्ट हुआ है उस टाइम पर, कहाँ पर, एट जनरेटर टर्मिनल पर। तो देखिए LG यहाँ पर हमारा फॉल्ट हुआ है और LG फॉल्ट में आपको पता होगा LG जब फॉल्ट होता है हमारे यहाँ पर तीनों सीक्वेंस नेटवर्क जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है और जीरो है ये आपके तीनों सीरीज में ऐड हो जाते हैं। तो ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, वैसे पता होगा आपको लेकिन फिर भी मेंशन कर देता हूँ मैं आपको कि आपके LG फॉल्ट में, LG फॉल्ट हमारा जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे जो तीनों सीक्वेंस करंट है आपके पॉजिटिव, नेगेटिव और आपका जीरो सीक्वेंस, ये आपके तीनों जो सीक्वेंस करंट है ये आपके यहाँ पर तीनों सीक्वेंस नेटवर्क हमारे यहाँ पर किस में कनेक्ट हो जाते हैं, सीरीज में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर सीरीज में ऐड हो जाएंगे, तो ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पर इसमें न्यूट्रल ग्राउंडिंग दी है, एक टर्म और दिया है वो भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, वो है पर न्यूट्रल ग्राउंडिंग, ठीक है। न्यूट्रल ग्राउंडिंग मतलब न्यूट्रल किसी आपके रिएक्टेंस के थ्रू ग्राउंड किया है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू यहाँ पर दी है क्या, इसकी वैल्यू दी है एक्सएन इज इक्वल टू 0.05 पर यूनिट, हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू दी है। तो देखिए अगर यहाँ पर हमारे न्यूट्रल ग्राउंडिंग है तो हम जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट करने के लिए हमेशा न्यूट्रल ग्राउंडिंग जो आपका एक्सएन है इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन आपका टोटल आपका जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस निकालते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आप यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर आपका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट निकालूंगा वो है आपका एक्स ऑफ जीरो, अगर टोटल निकालूंगा एक्स ऑफ जीरो टोटल, ठीक है। टोटल के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो एक्स नॉट है वो प्लस हम लोग 3 टाइम्स ऑफ एक्सएन करते हैं। एक्सएन जो है आपका ये आपका ग्राउंड का रिएक्टेंस या न्यूट्रल का रिएक्टेंस को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर ये चीज़ आपने याद करनी है, ये हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर से क्या आएगा, हमारे जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, ये आपकी 0.05 ये हमारी इसकी वैल्यू है, प्लस हम 3 टाइम्स करेंगे किसका, न्यूट्रल का, न्यूट्रल वाले का भी आपका 0.05 है, 0.05 तो 5 से 15 हो गए, 15 और 5 20, तो ये आ जाएगा आपका 0.20 पर यूनिट। तो हमारा जो आपका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की टोटल वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 0.20, ठीक है। तो देखिए इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव लिख देते हैं। जो आपका पॉजिटिव x1 की वैल्यू है वो है कि 0.20, x2 की वैल्यू है आपकी 0.15। देखिए जो आपका पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है पॉजिटिव, ये इसको x1 लिखते हैं, x1 की वैल्यू है आपकी 0.20 pu, ठीक है, 0.20 pu है। और आपकी नेगेटिव विच इज़ x2 उसकी वैल्यू है आपकी 0.15 पर यूनिट। और अभी हमने जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट निकाला है, जीरो सीक्वेंस इसकी वैल्यू क्या है एक्स नॉट टोटल की, जिसमें ग्राउंड को भी कंसिडर कर रखा है, तो इसकी वैल्यू आती है हमारी 0.20 पर यूनिट, ठीक है। ये आपके लास्ट क्वेश्चन में देखिए, मतलब लास्ट स्लाइड में ये हमने निकाली थी। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला मैंने, LG फॉल्ट के टाइम में हमारे तीनों सीक्वेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीरीज में ऐड होते हैं। तो सीरीज में ऐड होने से इसका रिएक्टेंस भी यहाँ पर सीरीज में ऐड होगा, जिसके कारण यहाँ पर रिएक्टेंस आपका ईजिली आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका टोटल रिएक्टेंस निकालेंगे।
टोटल सीरीज रिएक्टेंस, टोटल सीरीज रिएक्टेंस निकालते हैं, वो हमारा क्या आएगा कि 1 मिनट कि ये हमारा आएगा आपका एक्स इक्विवेलेंट, ये ठीक लग रहा है रेड कलर। देखिए एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, x1 पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट प्लस नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट प्लस जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो आपको टोटल वाला है, ठीक है। इनकी वैल्यू ऐड कर देते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या है 0.20, नेगेटिव है आपका 0.15 और आपका जीरो सीक्वेंस है आपका 0.20, ठीक है। तो दो दो दूनी 4 और एक 5, 0.55 आ जाएगा, 0.55 PU। तो एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 0.55 PU, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग फॉल्ट करंट निकालेंगे PU पर। तो फॉल्ट करंट IF किस में निकालने हम लोग, पर यूनिट में, क्योंकि अभी पर यूनिट में वैल्यू चल रही है। पर यूनिट में निकालने के बाद हम इसको एक्चुअल में कन्वर्ट करेंगे। तो पर यूनिट में क्या होती है आपकी 3 टाइम्स ऑफ आपका पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट करंट की वैल्यू IA1, ठीक है, किसी भी एक फेज़ की, वो हम लिख सकते हैं आपका 3 इंटू क्या क्या करेंगे आपको E या फिर वोल्टेज लिखेंगे अपॉन एक्स इक्विवेलेंट। जनरली हम लोग प्री फॉल्ट में आपकी या जो इंड्यूस EMF है या वोल्टेज है इसकी वैल्यू 1 मानते हैं। तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन मतलब 1 PU मानते हैं। आपको एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई 0.55। तो यहाँ पर 3 को हम 0.55 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका 5.4545 PU, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे फॉल्ट करंट की वैल्यू पर यूनिट में आ गई। देखिए यहाँ पर 3 से इसलिए मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि LG जो फॉल्ट में जो करंट की वैल्यू होती है ये आपकी जो होती है फॉल्ट करंट की वैल्यू, ये IA1 IA2 प्लस IA0, ये आपकी 3 टाइम्स ऑफ IA1 होती है। देखिए मतलब मैं कहने का मतलब ये है, ये आपका LG जो फॉल्ट है, LG के फॉल्ट में हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी फॉल्ट करंट की वैल्यू होगी ना, वो यहाँ पर IA1 पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट प्लस नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट प्लस जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ये होती है, ठीक है। और सीरीज में है तो आपको 3 टाइम्स हो जाती है किसी भी एक का मतलब पॉजिटिव का एक हम मान लेते हैं 3 टाइम्स ऑफ IA1। देन यहाँ पर हम 3 टाइम्स ऑफ IA1 करा और IA मतलब करंट कैसे निकालते हैं V/R। तो V हमारी ये की वोल्टेज है या फिर जो इंड्यूस EMF है वो, अपॉन R की जो क्या है रिएक्टेंस, जो आपका इसका रिएक्टेंस X हमने निकाला एक्स इक्विवेलेंट, ये इसकी वैल्यू से हमने यहाँ पर डिवाइड करा। तो ये हमारी वैल्यू किस में आई PU पर। तो आंसर आ जाएगा, अच्छा आंसर हमें एम्पियर में बताना है, रियल में बताना है। तो देखिए इसको हम लोग रियल में निकालेंगे। अब तो देखिए हम इसको रियल में निकालने के लिए पहले बेस क्वांटिटी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है PU एक्चुअल अपॉन बेस, ठीक है। एक्चुअल अपॉन बेस हमारे PU क्वांटिटी होती है। तो हम पहले यहाँ पर से बेस निकालते हैं। तो हम बेस के लिए करंट बेस I बेस मतलब करंट का बेस वैल्यू निकालेंगे। तो वो क्या आ जाएगी, करंट निकालने के लिए क्या करेंगे S बेस जो आपके पावर का बेस है वो, और आपका 3 फेज की बात करिए तो √3 टाइम्स हो जाएगा आपका वोल्टेज का बेस V बेस, ठीक है। ये हमारी वैल्यू होगी। बस यहाँ पर से आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो ऐसे पावर कितनी है आपका है 100, आपका 10 MVA है और वोल्टेज है 11 kV। तो 10 MVA है, 10 MVA मतलब 10⁻⁶, और ये आ जाएगा √3 इंटू वोल्टेज थी आपकी 11 kV, तो 11 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो ये इतने बार ये आया तो मुझे इसकी वैल्यू भी हो गई याद है। इसकी वैल्यू आती है 524.85 के आसपास, ठीक है। इसकी वैल्यू इतनी एम्पेयर के आसपास आती है। तो देखिए हमारी ये बेस वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम एक्चुअल करंट की वैल्यू निकालेंगे जो हमसे पूछी है, एक्चुअल फॉल्ट वैल्यू, एक्चुअल फॉल्ट करंट वैल्यू। तो वो हमारी क्या आ जाएगी, देखिए जो हमारी एक्चुअल के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी बेस है उसको हम लोग PU से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेस है आपका 524.85 इंटू हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी PU से। PU कितनी आई थी हमारी 5.4545, तो 5.4545 ये हमारे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगी आपके 2886 एम्पियर। तो ये हमारी फॉल्ट करंट आई IF की एक्चुअल वैल्यू, फॉल्ट करंट की हमारी एक्चुअल वैल्यू 2886। आंसर नंबर ए 2886। देखिए हमने, मैं इसको सिंपली समराइज करता हूँ। यहाँ पर क्या करा, LG फॉल्ट के लिए निकाला। LG फॉल्ट के लिए क्या होती है, हमारे तीनों सीक्वेंस नेटवर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हमारे सीरीज में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर हमने इसमें न्यूट्रल दिया था आपके
न्यूट्रल हमारा ग्राउंडेड था एज ए रिएक्टेंस के थ्रू, तो यह कि न्यूट्रल ग्राउंड जो रिएक्टेंस के थ्रू था, एक्स एन की वैल्यू हमने निकाली है, एक्स एन की वैल्यू ये दी थी। तो यहाँ पर जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट में 3 टाइम्स ऑफ एक्स एन ऐड करते हैं, तो हमारा जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट आता है ये, ठीक है। देन ये सब सीरीज में कनेक्ट थे, तो हमने टोटल आपका रिएक्टेंस निकाला सीरीज के लिए, तो हम सबको ऐड कर दिया यहाँ पर ये डायरेक्टली, तो हमारा इतना आया। देन यहाँ पर हमने फॉल्ट करंट की वैल्यू निकाली पर यूनिट पर, क्योंकि ये सब आंसर पर यूनिट में चल रहे थे, तो पर यूनिट में निकाला तो 3 टाइम्स ऑफ IA1, क्योंकि यहाँ पर जो LG फॉल्ट है इसमें तीनों सीक्वेंस करंट ऐड होती है, इसलिए हम 3 टाइम्स ऑफ IA1 करा, उसकी वैल्यू यहाँ पर ये आई, ठीक है। ये पर यूनिट में आई, पर यूनिट को हमने बेस में कन्वर्ट करा पहले, पर यूनिट से हमने पहले पर यूनिट निकाला है, हमने एक्चुअल चाहिए था, एक्चुअल के लिए हमें क्या चाहिए, एक्चुअल के लिए हमें चाहिए था आपका, एक्चुअल के लिए हमें चाहिए होता है आपका क्या, हमें बेस क्वांटिटी और आपको PU चाहिए होता है। बेस को हम जब PU से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे यहाँ पर एक्चुअल आता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पहले बेस निकालना था, बेस का फॉर्मूला ये होता है आपको 3 फेज के लिए, आपके जो रेटिंग है वो अपॉन √3 इंटू वी बेस, ठीक है। वो हमारी वैल्यू इतनी आई, उसको हमने एक्चुअल निकालने के लिए सिंपल यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया आपका बेस के साथ, तो यहाँ पर से ये हमारी वैल्यू आई, ठीक है। बस आप इसमें ये याद कर लीजिएगा, बाकी इसमें जो आप याद कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ये मैंने बना रखा है स्टार, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है LG फॉल्ट में, फॉल्ट करंट का आप सीधे भी याद कर सकते हैं, ये होता है आपका 3 टाइम्स ऑफ जो आपकी यहाँ पर इंड्यूस वोल्टेज है, इंड्यूस आपकी जो वोल्टेज आ रही है वो E है, अपॉन यहाँ पर रिएक्टेंस की वैल्यू सीरीज में ऐड हो रहे हैं तो X1 ऐड होगा, प्लस X2 जो आपका नेगेटिव सीक्वेंस का कंपोनेंट है, बाकी जीरो सीक्वेंस के लिए क्या आएगा X0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ XN। अगर XN नहीं दिया है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, बाकी ये सब पार्ट रहेंगे, ठीक है, ये होगा। बाकी अगर हमने फॉल्ट की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, देखिए इसकी अगर हमने एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्टली इसको इतना निकालने के बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे करंट की बेस वैल्यू से, ठीक है। बाकी भाई बेस वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैंने ऊपर आपको दिखाई दिया है, बेस वैल्यू के लिए ये हम ये फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अगला देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, वो है आपका ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी से एंड इक्वल एरिया क्राइटेरिया वाले टॉपिक से। तो देखिए क्या दिया है आपका, असिंक्रोनस जनरेटर, एक सिंक्रोनस जनरेटर है, डिलीवरिंग 1 PU पावर टू एन इनफाइनाइट बस थ्रू अ डबल सर्किट लाइन, ठीक है। डबल सर्किट लाइन से आपका 1 PU पावर ट्रांसफ़र कर रहा है सिंक्रोनस जनरेटर इनफाइनाइट बस को। द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी अंडर प्री फॉल्ट, ड्यूरिंग फॉल्ट और पोस्ट फॉल्ट, मतलब जब फॉल्ट नहीं हुआ उस टाइम, फॉल्ट के टाइम और फॉल्ट के बाद दी है आपकी PM1 की वैल्यू 2 PU, PM2 की वैल्यू 0.5 PU, PM3 की वैल्यू आपकी 1.5 PU है। तो हमें कैलकुलेट करना है इनिशियल रोटर एंगल डेल्टा नोट, तो हमें यहाँ से इनिशियल रोटर एंगल डेल्टा नोट को हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ये कितना आएगा। तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे, आप इसमें खुद बताइए, हमें यहाँ पर इनिशियल एंगल की वैल्यू चाहिए, तो इनिशियल एंगल की वो वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या इसमें आपका प्री फॉल्ट और सॉरी आपका ड्यूरिंग फॉल्ट और पोस्ट फॉल्ट वाले पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए आंसर आएगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टडी स्टेट कंडीशन में जो फॉल्ट आता है उस टाइम पर आपकी जो आपकी स्टडी स्टेट पावर के जब फॉल्ट में होता है तो उस टाइम इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट और मैकेनिकल पावर आउटपुट यहाँ पर बराबर होता है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पर प्री फॉल्ट जो हमारी इक्वेशन आती है ना, वो आती है आपकी PE इज इक्वल टू PM साइन डेल्टा, आपने देखी भी होगी। देखिए यहाँ पर लिखता हूँ, अगर आपने प्री फॉल्ट वाली स्टडी स्टेट के टाइम में देखी होगी तो हमारी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू क्या आती है, ये आती है आपकी EF/VT अपॉन XS साइन डेल्टा, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आती है पावर की। देखिए इस टर्म को, जो आपका ये वाला टर्म है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला होता है हमारा PM1, जो आपकी मैक्सिमम पावर है प्री फॉल्ट के टाइम में, फॉल्ट से पहले, तो इसको लिखते हैं हम PE इज इक्वल टू PM1 साइन डेल्टा, ठीक है। और प्री फॉल्ट वाले इसको हम बोलते हैं डेल्टा नॉट, उस टाइम जो लोड एंगल होता है वो होता है आपका डेल्टा नॉट, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप डेल्टा नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा नॉट की वैल्यू होती है हमारे यहाँ से साइन इनवर्स, डेल्टा नॉट की वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहाँ से डेल्टा नॉट निकालेंगे तो ये हो जाएगी आपकी PM अपॉन PM1, ठीक है। ये हमारी इसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है, डेल्टा नॉट की इस टाइम में निकालने के लिए। देखिए यहाँ पर हमारा जो आपकी PM2 या PM3 है, इसका यहाँ पर से कोई भी आपका लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ नहीं करते हैं ये वाले आपके क्वेश्चन पर। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर स्टडी स्टेट के टाइम में आपका फॉल्ट से पहले, स्टडी स्टेट मतलब फॉल्ट से पहले क्या होता है हमारा, फॉल्ट से पहले हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर सेम होती है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर
स्टडी स्टेट में जब आपका प्री फॉल्ट के टाइम पे तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम पर क्या होगा, हमारे यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रिकल पावर है और मैकेनिकल पावर है ये दोनों सेम होगी, और कितनी दी है आपकी 1 PU, तो ये हो गया है कि आपकी 1 PU, ठीक है। और प्री फॉल्ट में आपका पावर एंगल क्या होता है, प्री फॉल्ट में अभी मैंने बताया PE, ऊपर लिखा है PE की वैल्यू होती है आपकी PM1 इंटू साइन डेल्टा नॉट, ठीक है। यहाँ से अगर आप मैं इसी में अगर वैल्यू पुट करूँ तो देखिए PM1 की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है आपकी 1 PU, और आपकी इस टाइम पे कितनी होगी, ये होगी आपकी 2 PU, तो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन डेल्टा नॉट, ठीक है। यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ से देखिए साइन डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या आ गई, साइन डेल्टा नॉट इज इक्वल टू ये आएगा 1/2 मतलब ये आएगा 0.5, तो डेल्टा नॉट 0.5 या साइन हाफ की वैल्यू साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स 1/2 की होती है आके 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, तो डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 30 डिग्री, आंसर नंबर ए। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका ड्यूरिंग फॉल्ट और आपका आफ्टर फॉल्ट हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इनिशियल लोड एंगल डेल्टा नॉट की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप याद कर लीजिएगा, इसमें बाकी चीज़ देख के इसने ट्रिक बनाई थी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमिकल लोड डिस्पैच से। इसमें दिया है आपका 2 पावर यूनिट हैविंग इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट IC1 की वैल्यू दी है 0.2 P1 प्लस 40 रुपीज़ पर मेगावाट आवर, और IC2 की दी है 0.25 P2 प्लस 30 रुपीज़ मेगावाट पर आवर। मैक्सिमम और मिनिमम यूनिट की लिमिट दे रखी है आपकी 20 मेगावाट और 120 मेगावाट। फॉर द ऑप्टिमल लोड डिस्पैच द टोटल डिमांड 180 मेगावाट है, नेगलेक्टिंग लॉस है, देखिए लॉस से नेगलेक्ट कर रखे हैं हमने, तो पूछा है व्हाट इज़ द आउटपुट पावर ऑफ यूनिट 1, तो यूनिट 1 कितनी आउटपुट पावर देगी ये हमें बतानी है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इकोनॉमिकल लोड डिस्पैच का अच्छा क्वेश्चन भी है। तो देखिए इकोनॉमिकल लोड डिस्पैच में अगर जब भी हम लॉसेस को इग्नोर करते हैं तो उस टाइम पर हमें ऑप्टिमल पॉइंट निकालने के लिए हमारी जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है, जो आपका लैग्रांजियन मल्टीपल लैम्डा के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, IC1 जो आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट है, IC1 इज इक्वल टू IC2 इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ सेकेंड की हो जाएगी, वो किसके बराबर हो जाएगी, विच इज़ इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, ये हमारी लैम्डा के बराबर हो जाएगी। एक मिनट, ठीक है, ये हमारी लैम्डा के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना आएगा, ये हमारा आएगा 0.2 P1 प्लस 40 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.25 P2 प्लस 30। तो इसको एक साइड करके हम इक्वेशन एक ही इक्वेशन को यहाँ पर बनाएं तो हमारा कैसा आएगी इक्वेशन, तो 0.2 P1 ये यहाँ पर है, इसके इधर आ जाएगा इक्वल टू के, तो माइनस में चल जाएगा, माइनस 0.25 P2 इज इक्वल टू, देखिए ये 30 यहाँ है, 40 यहाँ से यहाँ जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, ये आएगा -10। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 देखिए, इक्वेशन 2 कहाँ से निकालेंगे हम, इक्वेशन 2 आएगी हमारी यहाँ से, दिया है कि टोटल पावर है हमारी आपकी 180 मेगावाट, मतलब क्या दिया है आपका P1 प्लस P2 दोनों जो आपके लोड शेयर कर रहे हैं वो कुल मिला के है 180 मेगावाट, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई 180, इक्वेशन 2। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग P2 की वैल्यू निकालें तो P2 की वैल्यू क्या आएगी, P2 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस P1, 180 में से हम लोग P1 माइनस करेंगे तो हमारी P2 की वैल्यू आ जाएगी। अब बस यही P2 की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इधर, तो हमारी वैल्यू ये आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, तो 0.2 P1 है, आ जाएगा 0.2 P1 प्लस है माइनस है, ये माइनस है, माइनस ये आएगा माइनस 0.25 मतलब 1/4 ले लेता हूँ इसको, 1/4, और यहाँ पर इसकी वैल्यू है P2 की वैल्यू 180 माइनस P1 आएगा 180 माइनस P1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू -10, ठीक है। यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 0.2 P1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 180/4, मतलब ये 90 का आधा हो जाएगा 45 माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 45 माइनस ये हो जाएगा
P1 इज इक्वल टू -10, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आई, तो यहाँ पर से ये हो जाएगा 0.25 और ये होगा आपका 0.2, तो क्या आ जाएगा 0.45 P1। 0.45 P1 इज इक्वल टू, ये वहाँ से चले जाएगा, तो ये माइनस में था तो प्लस में चल जाएगा, तो आ जाएगा आपका प्लस का 45 और माइनस का आपका 10 है, तो क्या आ जाएगा आपका प्लस का 35, ठीक है। तो यहाँ से हमारी P1 की वैल्यू क्या आएगी, P1 की वैल्यू आएगी आपकी 35/0.45, ठीक है। इसको हम जब कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी आपकी 77.78 के आसपास, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 78 मेगावाट। तो यहाँ पर से हमारी P1 की वैल्यू क्या आ गई, जो हमारी P1 की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 78 मेगावाट। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आंसर यहाँ सबसे पास का 80 है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका 80 मेगावाट, बी सॉरी, ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका 80 मेगावाट, क्योंकि 78.8 या आपका 79 यहाँ पर 78 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे पास का ऑप्शन क्या है आपका, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 80, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा सर्किट ब्रेकर और ट्रिपल आरबी पर, ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिया है। तो इसमें क्या दिया है आपका, इन अ 132 kV ट्रांसमिशन सिस्टम द फेज टू ग्राउंड, हमारा फेज टू ग्राउंड कैपेसिटेंस इज 0.01 माइक्रोफैराड और एंड इंडक्टेंस इज 1 हेनरी, ठीक है। कैलकुलेट द क्रिटिकल रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर टू सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट टू सप्रेस ट्रांजिएंट रीस्टैकिंग वोल्टेज ऑक्सीलेशन, ठीक है, मतलब डैम्प आउट हमें यहाँ पर डैम्पिंग है, वो आपका क्रिटिकली डैम्प सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया क्या, इसने दिया है कि हमने यहाँ पर अगर जो हमारा आर की वैल्यू है वो हमने कैपेसिटर के पैरेलल पे लगा रखी है, जब आपके कैपेसिटर के कॉन्टैक्ट यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। तो देखिए इस केस में हमारा सिंपल फार्मूला क्या होता है प्रतिरोध का निकालने का, क्रिटिकल रेजिस्टेंस विच इज़ RC इज इक्वल टू होता है 1/2 √LC, ठीक है। √LC को आप Z0 बोलते हैं, ये इसकी वैल्यू होती है, बस इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है और सिंपल आंसर निकालना है। तो 1/2 √L की वैल्यू क्या है, इंडक्टेंस की वैल्यू है हमारी 1 हेनरी और आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है आपकी 0.01 माइक्रोफैराड। तो देखिए ये क्या आएगा, 1 हेनरी 1/0.01 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 1/2, ये आएगा आपका 0. यह आएगा आपका 1/10⁻⁻8। तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर से जाके ये हमारा हो जाएगा प्लस में, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये आएगा 1/2 √10⁻8, ठीक है। ये इसका अंडरूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा 10⁻4/2, मतलब ये आएगा 10,000/2। 10,000/2 क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 5000 ओम। तो आंसर नंबर ए इसका आ जाएगा 5000 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर रखा है, यहाँ पर हमने ट्रिपल आरबी का जो फॉर्मूला था उसको लगा रखा है, ठीक है। ट्रिपल आरबी का फॉर्मूला जब आपका कैपेसिटर और आपका आर की वैल्यू एक दूसरे के आपके पैरेलल में लगे हो तब होता है आपका 1/r √L/C, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था, हमने इसके थ्रू हमने इसका आंसर निकाला। आगे देखते हैं। स्टिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला है, स्टिंग इफिशियंसी का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, स्टिंग ऑफ 3 सस्पेंशन इंसुलेटर, 3 सस्पेंशन इंसुलेटर आपके सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्टेड अ लाइन कंडक्टर से, कैपेसिटेंस बिटवीन ईच यूनिट एंड अर्थ, जो आपका शंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू आपकी 20%, मतलब के की वैल्यू 20% है ऑफ द म्यूचुअल कैपेसिटेंस ऑफ ईच यूनिट, ठीक है। तो बताना है कि हमें आपकी स्टिंग इफिशियंसी क्या होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर आपका जो के की वैल्यू होती है वो के की वैल्यू क्या होती है। देखिए जो कांस्टेंट ये दिया है 20%, ये हमारी के की वैल्यू है। देखिए के की वैल्यू होती है हमारी विच इज़ इक्वल टू CE/C, ठीक है। CE को क्या बोलते हैं, CE को बोलते हैं आप लोग शंट कैपेसिटेंस टू अर्थ, ठीक है। जो अर्थ के साथ शंट कैपेसिटेंस बनता है वो अपॉन नीचे C क्या आता है, ये आता है आपका सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ डिस्क, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हमारी के की वैल्यू जितनी कम होगी, के की वैल्यू हमारी जितनी कम होगी, हमारी स्टिंग इफिशियंसी की वैल्यू, ये परसेंटेज इफिशियंसी की वैल्यू उतनी अच्छी होगी। तो के की वैल्यू हम कम चाहते हैं, हमारी जब स्टिंग इफिशियंसी अच्छी करनी पड़ती है। तो के क्या होता है, के
इज इक्वल टू अर्थ कैपेसिटेंस अपॉन सेल्फ कैपेसिटेंस, वो यहाँ पर दिया है आपको, अर्थ कैपेसिटेंस अपॉन सेल्फ या फिर म्यूचुअल कह सकते हैं, उसके बराबर के की वैल्यू दी है। वो कितनी दी है यहाँ पर, हमें दिया आपको 20%। तो बस हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करके अब हम इसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है आपको, 3 डिस्क लगी आपकी इस टाइप से, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, ये हमारी 3 है डिस्क, और ये आपका कंडक्टर वायर जा रहा है, ये आपका क्रॉस आर्म है, और यहाँ पर हमारा पोल है। तो यहाँ पर ये जो आपका कैपेसिटेंस बनाता है, ये इसकी बात चल रही है, ठीक है। ये हमारा हो गया आपका सी, ठीक है। तो हम इसके थ्रू हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 लगे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमारी के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू जो हमें दी है वो आपकी यहाँ पर दिया है आपके सी अपॉन सी, जिसको लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 20%। 20% को हम लोग अगर डेसिमल में लिखें तो हमारा आ जाएगा 0.2 या 0.20 लिख सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। देखिए जो हमारी सबसे टॉप मोस्ट डिस्क है उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो होगा V1, देन ये V2, और 3 लगे हैं तो इसके नीचे का V3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो टॉप मोस्ट डिस्क का जो आपको क्रॉस सेक्शन आर्म के सबसे ऊपर होती है, इसकी जो वोल्टेज होती है उसकी वो वोल्टेज होती है V1, देन इसकी V2 और इसकी V3, ठीक है। ऐसे करके हमारी यहाँ पर डिस्क होती है। बाकी इसके हमारा इनके हर एक की वैल्यू हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर डिराइव करते हैं। तो अगर आपने देखा होगा तो हमारे के की वैल्यू इसके फॉर्मूले में ड्राइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको अगले फॉर्मूले में अगले पेज में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है, हमारा जो हमारा पहली वाली वोल्टेज है, वोल्टेज ऑफ टॉप डिस्क, ठीक है। उसके टॉप डिस्क की वोल्टेज क्या है, टॉप डिस्क की हम एक वोल्टेज मानते हैं, वो मानिए हमने V, ठीक है, माना V1 मानिए हमें टॉप डिस्क की। अब सेकंड वाली जो डिस्क है, ठीक है, उसके नीचे वाली जो डिस्क है, सेकंड डिस्क लिखता हूँ, सेकंड डिस्क, इसकी वोल्टेज क्या होगी, इसकी वोल्टेज हम मानते हैं V2। V2 किसके बराबर होती है, V2 होती है हमारी V1 ब्रैकेट 1 प्लस के। यहाँ के की वैल्यू वही जो आपकी 0.20 है, उसके थ्रू हम यहाँ इसकी वैल्यू निकालते हैं। जब जो बॉटम मोस्ट डिस्क है या फिर थर्ड डिस्क है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है हमारी, मानिए V3 है, V3 क्या होते हैं, V3 इज इक्वल टू V1, पहले डिस्क से V3 इज इक्वल टू V1 1 प्लस 3k प्लस के स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती है। ये बस हम यहाँ पर से अब इसकी वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हमें किसी की वैल्यू पता नहीं है, तो सपोज कर लेते हैं इसकी पहले वाले की डिस्क की वैल्यू V1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर से इसकी V2 की वैल्यू निकालेंगे, तो V2 की वैल्यू क्या आएगी, V1 1 प्लस के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू आपकी 0.2, ये तो 0.2 यहाँ पर हम लिख देंगे। तो हमारी यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.2 टाइम्स ऑफ V1, ठीक है। तो V2 की वैल्यू आ गई 1.2 टाइम्स ऑफ V1। सिमिलरली V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 1 प्लस 3 इंटू के की वैल्यू 0.2 और के का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर 0.04 हो जाएगा, 0.04, ये हो जाएगा 0.6 प्लस 0.04 हो जाएगा आपका 1.64। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपकी 1.64 टाइम्स ऑफ V1, ठीक है। तो ये हमारी V की वैल्यू आ गई, ये आपकी V1 की वैल्यू, ये हमारी V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू आ गई। तो टोटल जो स्ट्रिंग की वोल्टेज है वो हम यहाँ पर निकालते हैं। टोटल स्ट्रिंग वोल्टेज, टोटल स्ट्रिंग वोल्टेज, ठीक है, वो किसके बराबर होगी मेरे भाई, वो हमारी होगी V के बराबर, विच इज समीशन ऑफ ऑल दिस वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू आपकी V1 ही है, V2 की वैल्यू है आपकी 1.2 टाइम्स ऑफ V1 और V3 की वैल्यू है 1.64 टाइम्स ऑफ V1। तो इनको हम लोग ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा 4 और 6 और 2 8, और ये हो जाएगा 2 1 और 2 2 2 और 1 3, तो आएगा 3.84 V1। तो 3.84 V1 हमारी यहाँ पर से इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप सिंपल से स्ट्रिंग इफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए स्ट्रिंग इफिशिएंसी का फॉर्मूला, स्ट्रिंग इफिशिएंसी, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है जो आपका यहाँ पर वोल्टेज है, आपके स्ट्रिंग में वोल्टेज V अपॉन आपके नंबर ऑफ डिस्क जो कनेक्टेड है इनटू आपके बॉटम मोस्ट डिस्क की वोल्टेज। बॉटम मोस्ट डिस्क क्या है आपकी V3, थर्ड डिस्क है ये, सबसे नीचे वाली डिस्क है V3, इसकी वोल्टेज। तो हम इसको यहाँ पर लगा के आंसर निकालते हैं और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आएगा हमारा टोटल, आपकी हमारी वोल्टेज है आपकी 3.84 टाइम्स ऑफ V1
अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिस्क है हमारी 3, और बॉटम मोस्ट में हमारी कितनी है ये 1.64 टाइम्स ऑफ V1, ठीक है, 1.64 टाइम्स ऑफ V1 इंटू 100 कर देंगे। तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 3.84 V1, ये 16 कम 16 32 48 और 4 4 12, तो ये हमारा आएगा यहाँ पर 48 और 12 48 और 12 आपका 92, 48 और 12 आपका 492, ये आपका 4.92 आ जाएगा, 4.92 V1 इंटू 100। बस यहाँ से अब आप इसको सिंपली काट सकते हैं, V1 से V1 कट जाएगा, आपका 3.84 अपॉन 4.92 करेंगे और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली हमारी ये वैल्यू आएगी आपकी 78.05%। तो यहाँ पर हमारी स्टिंग एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 78.05%। 78.2 आंसर नंबर बी इसके आसपास का यही है, तो आंसर नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। के क्या होता है, हम के की वैल्यू हमेशा कम चाहते हैं, स्टिंग एफिशिएंसी हमें हाई करनी है, तो यहाँ के की वैल्यू आपकी 0.2 है। देन यहाँ पर से हमने वी की वैल्यू, V1 की वैल्यू, V2 और V3 की वैल्यू निकाली, देन स्टिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट करी, देन हमने यहाँ पर सिंपल आंसर निकाला इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका इसका आंसर आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप याद कर लीजिएगा, ये अक्सर हमारे एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसको एक अगर दूसरे वे में दिखाऊं तो आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर हमारे 3 डिस्क वाला दिया है तो 3 डिस्क अगर हमने दिया है तो इसको आप कैसे कम करेंगे, आप सीधे इसको कर सकते हैं। आपका 3 + 4k + k² अपॉन हमारा क्या हो जाएगा 3 × 1 + 3k + k², ठीक है। ये हमारे बॉटम मोस्ट वाले की होगी आपकी वोल्टेज। ये हमारी आपके टोटल नंबर ऑफ आपके डिस्क हैं जो 3 है। यहाँ से हमने स्टिंग एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। स्टिंग एफिशिएंसी तो ये फॉर्मूला रखेंगे 3 + 4 × k + k²। बस आपने इतना करना है, सिर्फ k की वैल्यू पुट करनी है। देखिए एक ही आपके लाइन में यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 3 + 4, k की वैल्यू क्या है आपकी 0.2 और यहाँ पर k की है वैल्यू है 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। ये अपॉन आपका 3 इंटू ये आपका 1 + 3 टाइम्स ऑफ 0.2 + 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। बस ये आपने इसको पुट करना है और सीधे आंसर निकालना है। तो इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी, देखिए मैं यहीं पर अगर सॉल्व करूं तो आ जाएगा 3 प्लस आपका 4 दूनी 8, तो 0.8 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 0.04 हमारा ये आ जाएगा 0.04 अपॉन ये 3 टाइम्स अंदर क्या बचेगा 1 + 0.6 + 0.04, ठीक है। तो हमारा ऊपर क्या आ गया, ये आ गया आपका 3.84 अपॉन ये नीचे क्या आ गया 3 टाइम्स ये 1.64, ठीक है। 1.64 और 3.84 ये आ जाएगा 3.84 और 1.64 को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 4.92। देखिए बस आपने इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर से आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.79 के आसपास, ठीक है। तो वही हमारी यहाँ पर वैल्यू आई थी 0.78 के आसपास आएगी। सेम आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, मतलब एग्ज़ाम में अगर जल्दी करना है तो आपको 3 के लिए आप इस फॉर्मूले के थ्रू करेंगे तो ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा बस एडमिटेंस मैट्रिक्स वाला। इसमें क्या दिया है, हमारे पास 3 बस है, 3 बस का पावर सिस्टम है, हैज़ अ लाइन इम्पीडेंस Z12 की वैल्यू है J 0.2 pu, Z23 की वैल्यू दी है J 0.4 pu और Z13 की वैल्यू दी है आपकी 0.1 pu। नेगलेक्ट क्या कर रहे हैं हमने, शंट चार्जिंग, ठीक है, हमने शंट चार्जिंग को नेगलेक्ट कर रहा है। तो हमें पूछ रहा है कि आपके फाइंड द Y22 जो आपका डायगोनल एलिमेंट है Y22 बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, इसकी हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये 3 बस का है, 1 बस 2 बस और 3 बस ऐसे लगी हैं। तो देखिए पहली कनेक्ट इससे है, देन ये और ये हमारी स्टैप से कनेक्टेड, माने ये पहली बस है, ये दूसरी बस है और ये हमारी तीसरी बस है। तो पहले का इसमें जो आपका अगर मैं इम्पीडेंस लिखूं तो इम्पीडेंस लिखना पहले J 0.2 है, इसका
फर्स्ट और सेकंड के बीच का J 0.2, सेकंड और थर्ड के बीच का है आपका J 0.4 और आपका थर्ड और फर्स्ट के बीच का है J 0.2। ठीक है, इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा है कि हमें ये जो आपका बस आपका इम्पीडेंस मैट्रिक्स दिया है इससे हमें एडमिटेंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए उसके लिए कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो बस एडमिटेंस निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग करेंगे सबसे पहले एडमिटेंस क्या होता है, वाई आपको पता होगा, एडमिटेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन इम्पीडेंस, 1 अपॉन जेड करके हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले यहाँ पर y12 और आपका y13 और y31 ये हम यहाँ पर तीनों की वैल्यू निकालेंगे, देन इसको हम यहाँ पर ईजिली हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारी y12 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो वो हमारी क्या आएगी, वो आएगी हमारी 1 अपॉन जेड। ठीक है, 1 अपॉन Z12, 1 अपॉन Z12, Z12 की वैल्यू क्या है, ये है 1 अपॉन Z12 की वैल्यू है J 0.2, J 0.2। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस J 5.0 पर यूनिट, यहाँ पर माइनस लगेगा क्योंकि ये J जाएगा ऊपर। ठीक है, और वैसे एक y23 की निकालेंगे, y23 की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन Z23। ठीक है, 1 अपॉन Z23 क्या है आपका J 0.4, J 0.4 कर करेंगे तो हमारा ये आएगा आपको माइनस J 2.5 पर यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हमने क्या निकालना है, यहाँ पर हमें y बस निकालनी है जिसमें आपका डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमारी आपकी y बस जो मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल एलिमेंट y22 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर y22 की वैल्यू क्या होती है, जो आपके सेकंड बस से जो भी कनेक्ट है उसकी वैल्यू आएगी। देखिए सेकंड बस से क्या क्या कनेक्ट है, सेकंड बस से हमारा ये वाला कनेक्ट है, एक ये और एक ये कनेक्ट है, मतलब सेकंड से सेकंड 2-1 कनेक्ट है और आपको देखिए 2-1 कनेक्ट है और 2-3 कनेक्ट है, इसलिए मैंने इन दोनों को ही लिया है। 2-1 और 2-3 कनेक्ट है तो इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे तब हमारे यहाँ पर y22 की वैल्यू आएगी। किसी भी डायगोनल एलिमेंट में हम ऐसे ही करते हैं। तो देखिए जो y22 है इससे आपकी बस 1 कनेक्ट है, बस 1 कनेक्ट है और आपकी बस 3 कनेक्ट है। ठीक है, तो इन दोनों का आपका स्मॉल एडमिटेंस निकालेंगे। जो y22 है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी आपकी y12 प्लस y23, क्योंकि ये दोनों कनेक्ट है तो इनकी वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी कितनी आई थी, पहली वाली की आई थी हमारी माइनस J 5.0 पर यूनिट पर थी, प्लस सेकेंड वाले की आई थी आपकी माइनस J 2.5 पर यूनिट। तो आपका 5 और ढाई हो जाएगा 7.5, तो आ जाएगा माइनस J 7.5 पर यूनिट। तो ये इसकी वैल्यू आएगी y22 की जो हमें निकालनी है। डायगोनल एलिमेंट y22 की वैल्यू क्या आई हमारी, y22 की आई वैल्यू हमारी a माइनस J 7.5। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा लोड फ्लो एनालिसिस है जिसमें हमारा न्यूटन रैप्सन वाला मेथड है। तो इसमें हमने क्या बताना है, इसमें हमने बताना है आपने जैकोबियंस मैट्रिक्स दिया है आपका लोड फ्लो स्टडी ऑफ एन बस सिस्टम विच PQ बसेस काउंट एज NP। देखिए PQ बसेस जो है, PQ बसेस क्या होती है, हमारी लोड बस है, इनको कैसे काउंट कर रखा है NP, ये P सब्सक्रिप्ट में नीचे पर। बाकी ये आपके जो PV बसेस हैं, PV बस क्या है, जो आपकी जनरेटर बस है उसको कैसे लिखा है हमने NV से दिखा रखा है ये। तो पूछा कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स, तो हमें जैकोबियन मैट्रिक्स की डायमेंशन बतानी है इन अ पोलर न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, न्यूटन रैप्सन मेथड में हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए यहाँ पर क्या क्या होगा, ऑप्शन चलो ऑप्शन बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर PQ बस है, जो आपकी लोड बस है उसको NP लिखा है, और आपकी जो क्या नाम है, जो जनरेटर बस है उसको PQ लिखा है, वो है आपका NV। ठीक है, देखिए अगर हमारे यहाँ पर स्लैग बस को अगर हम हटा दें, क्योंकि एक बस में स्लैग होती है, टोटल नंबर ऑफ बसेज यहाँ पर n है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बसेज दी है हमारी n, टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी दी है मेरे भाई, विच इज़ इक्वल टू n। एक इसमें स्लैग बस होगी तो यहाँ पर हम लोग स्लैग बस के अलावा, क्योंकि यहाँ पर बाकी सब बस में हमारे वोल्टेज मैग्नीट्यूड अननोन होगा, स्लैग बस में हमारा वोल्टेज मैग्नीट्यूड यानी डेल्टा की वैल्यू, वोल्टेज एंगल डेल्टा पता होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n-1, एक बस स्लैग बस है वो हटा देते हैं, n-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों बसों में हमारा डेल्टा अननोन रहता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा NP प्लस NV। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हमारा डेल्टा अननोन है, डेल्टा यहाँ पर अननोन है, क्वेश्चन मार्क मारता हूँ। ठीक है, डेल्टा अननोन के लिए हमारा ये आ गया। ठीक है, अब जो आपका वोल्टेज मैग्नीट्यूड बस है, वोल्टेज मैग्नीट्यूड बस को हम क्या बोलते हैं, PV बस। ठीक है, इसमें हमारा जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा सिर्फ PV बस के लिए अननोन होता है। तो यहाँ पर हमारी
वोल्टेज मैग्नीट्यूड के लिए आ जाएगा, वोल्टेज मैग्नीट्यूड के लिए हमारा आ जाएगा जो अननोन होगा वो होगा एन पी हमारा यहाँ पर पी क्यू जो आपके लोड बसेस के लिए, इसके लिए वोल्टेज पता नहीं रहता है, इसके लिए हमारा लोड पता रहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर से टोटल जो जैकोबियन का साइज निकालेंगे, टोटल जैकोबियन जो हमारा अननोन है, देखिए वो क्या आ जाएगा, देखिए अननोन क्या हमारे एक एन पी प्लस एन वी जो आपने के डेल्टा वाले में अननोन है, बाकी हमारा क्या हो जाएगा, एक अननोन हमारा वोल्टेज है वो है आपका एन पी। ठीक है, अगर इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एन पी प्लस एन वी। ठीक है, एन पी प्लस एन वी ये आपका जैकोबियन का साइज आएगा। ठीक है, लेकिन इसने किस टर्म में पूछा है, इसने यहाँ पर एन दिया है तो हम इसको एन के टर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर एन के टर्म में लिखें तो हमारा एन पी की वैल्यू क्या आएगी, एन के टर्म में लिखेंगे तो हमारी एन पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी n माइनस वन माइनस एन वी। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर से एन पी की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर से हमारा साइज क्या हो जाएगा, जैकोबियन का साइज हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ये वाली वैल्यू आ जाएगी n माइनस वन माइनस एन वी प्लस एन वी। ठीक है, ये तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 2n, अंदर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा -2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन वी प्लस एन वी। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2n -2 और ये माइनस का 2 है और प्लस का 1 है तो आ जाएगा माइनस का एन वी। तो ये हमारा साइज आ जाएगा जैकोबियन मैट्रिक्स का। तो मतलब 2n -2 माइनस एन वी क्रॉस, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स बनते हैं तो दूसरी भी आपकी सेम साइज क्या आएगा 2n -2 माइनस एन वी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2n माइनस एन माइनस एन पी, और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी। तो आंसर हो जाएगा 2np, आंसर नंबर ए 2np प्लस एन वी और आपका 2np प्लस एन वी, 2np प्लस एन वी। ठीक है, अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पर से हो जाएगा 2np प्लस एन वी। देखिए इसी में आ गया था आंसर, तो मैंने खाली इतना लंबा सॉल्व कर दिया, चलो कोई बात नहीं, यहीं पर आ गया था आंसर 2np प्लस एन वी, 2np प्लस एन वी बिल्कुल सही है, 2nv नहीं, तो थर्ड वाला भी तो सेम ही है 2nv प्लस np, ये भी ठीक है। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सेम हो गए, तो कोई बात नहीं, आंसर नंबर इसका डी आ जाएगा, ए और सी दोनों सही है। आगे देखते हैं, आगे दिया है हमारा प्रोटेक्शन रिले। ठीक है, इसमें क्या दिया है, प्रोटेक्शन रिले और डिस्टेंस रिले वाला क्वेश्चन है। इसमें दिया है हमारा अ मोह रिले इज़ यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। बिल्कुल, मोह रिले आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन में काम आती है। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोह रिले ऑन द आर एक्स इम्पीडेंस प्लान। आर एक्स इम्पीडेंस प्लान में जो हमारी मोह रिले है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अगर आपने आर एक्स प्लान में इसकी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक दी होगी तो ये आपका जो सर्कल होता है ये हमेशा ओरिजिन से पास करता है। ठीक है, मैं आपको अगर बना के दिखाऊं, देखिए ये मैं आर एक्स प्लेन बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपके जो आपका रियल पार्ट है, जो आपका रियल एक्सेस है, इसमें आर होता है, देन इमेजिनरी एक्सेस में आपकी एक्स की वैल्यू होती है, और यहाँ पर किस टाइप की बनती है, ये हमारा सर्कल बनता है जो आपको ओरिजिन से पास होता है। तो ये बनानी है मेरे से अभी 1 मिनट ओरिजिन से पास कराना है इसको। ये देखिए अब ये बना, तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका सर्कल जो पास हो रहा है ये ओरिजिन से पास हो रहा है। यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं ये आपका 0,0 होते हैं, ये सर्कल ओरिजिन से पास होता है, ये आपका होता है मोह रिले का। मोह रिले को हम क्या बोलते हैं, आंसर तो हो जाएगा आपका सर्कल इज पासेस थ्रू ओरिजिन, आंसर नंबर ए हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर क्या होता है, मोह रिले को हम लोग बोलते हैं एडमिटेंस रिले। मोह रिले इज ऑल्सो नोन एज एडमिटेंस रिले। आर एक्सप्लेन में आपने आर साथ जो आर होता है वो आपका रियल एक्सेस में होता है, और आपका एक्स जो होता है वो इमेजिनरी एक्सेस में होता है। ठीक है, ये आपकी एक टाइप की डायरेक्शन रिले होती है, तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, डायरेक्शनल रिले होती है, डायरेक्शनल रिले। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर आपका
इम्पीडेंस होता तो इसमें जो सर्कल होता है वो आपका सेंटर में होता है, ठीक है, मतलब इसका जो सर्कल होता है वो ओरिजिन के सेंटर पे होता है, जबकि आपका वही अगर आपका रिएक्टेंस होती है रिले तो यहाँ पर आपके हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है, जबकि जो आपका यहाँ पर मोह रिले होता है इसमें आपका सर्कल बनता है जो यहाँ पर से किसके पास हो जाता है, ये ओरिजिन से पास होते हो जाता है। ये आपका बेसिकली हमारी यूज़ होती है कहाँ पर, ये हमारी यूज़ होती है आपके लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पर, ठीक है, जहाँ पर आपके पावर स्विंग ज़्यादा होते हैं वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी चलो ये बता ही देता हूँ आपको। खैर जो हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सी यूज़ होती है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आपका रिएक्टेंस रिले। रिएक्टेंस रिले हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ होती है, और यहाँ पर क्योंकि ये आपकी अफेक्टेड नहीं होती किससे, आर्क के प्रतिरोध से, तो लिखता हूँ नॉट अफेक्टेड बाई आर्क रेजिस्टेंस, नॉट अफेक्टेड बाई आर्क रेजिस्टेंस, ठीक है, ये इसकी खासियत होती है। देखिए इसके अलावा जो हमारी सेकंड है वो है आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, तो देखिए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग कौन सी यूज़ करते हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग इम्पीडेंस रिले का यूज़ करते हैं, इम्पीडेंस रिले, ठीक है। उसके बाद ये लॉन्ग वाला तो देख ही लिया, फिर भी लिख देते हैं। जो हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग यूज़ करते हैं आपका मोह रिले, जिसको हम लोग एडमिटेंस रिले बोलते हैं, और ये लीस्ट अफेक्टेड होती है आपकी पावर स्विंग से, तो लीस्ट अफेक्टेड बाय पावर स्विंग्स, इसलिए हम लोग इसका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कोरोना पावर लॉस पर है, दिया है आपका द कोरोना लॉस ऑफ अ 3-phase लाइन at 50 Hz is 1 kilometer per phase. If the supply frequency is increased to 60 Hz, keeping the operating voltage and conductor dimension constant, what will be the new corona losses? हमें यहाँ पर बताना है न्यू कोरोना लॉस क्या होंगे इस टाइम पर, ठीक है। तो देखिए ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप बस इसमें ये याद कर लीजिए कि इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है कोरोना लॉस का, और यहाँ पर सिर्फ इसने क्या चेंज करने के पूछा है, दिया है कि हमने फ्रीक्वेंसी चेंज करी है। तो देखिए जो हमारा कोरोना लॉस का फॉर्मूला होता है वो हमारा पीक्स फॉर्मूला होता है, पीक्स से हमारे अंकल जिन्होंने फॉर्मूला आपका ड्राइव करा है, इसको हम बोलते हैं आपका पीक्स का फॉर्मूला, जिससे हम कोरोना लॉसेस डिटरमाइन करते हैं। देखिए ये क्या होता है आपका पीसी लिखें या पी लिख दें कोई बात नहीं, पावर निकालता है आपका पीसी लिखता हूँ, ये होता है आपका 242.2, थोड़ा अटपटा है, 242.2 अपॉन डेल्टा इंटू F+25, फ्रीक्वेंसी में हम लोग 25 ऐड करते हैं कांस्टेंट। तो डीसी के केस में भी हम लोग यहाँ पर कोरोना लॉसेस होते हैं, क्योंकि डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी 0 है लेकिन 25 यहाँ पर ऐड होता है, ठीक है। इंटू क्या होता है, इंटू R/D इनर डाया अपॉन आउटर डाया इंटू V माइनस VD, VD क्या है आपके डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, इसका स्क्वायर करते हैं इंटू 10⁻⁴ आपका -5 में आता है। तो ये हमारी वैल्यू किस में आती है, किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आती है आपका पीक्स फॉर्मूला, जो आपका यहाँ पर इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछा है बाकी सब कांस्टेंट है, बस हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रखा है। देखिए फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रखा है मतलब यहाँ से देखिए पावर क्या उसके होंगे, पावर इज प्रपोर्शनल टू F+25, ये तो यहाँ से हमारी पावर इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो हम इससे हम लोग सीधे आंसर निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए क्योंकि हमारे पीक्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारी फ्रीक्वेंसी में जो कोरोना लॉसेज हैं वो फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे प्रोपोर्शनल है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F+25 करा, तो हम लोग यहाँ पर रेशियो निकालेंगे आपका P2/P1 का। सेकेंड केस में हमारी फ्रीक्वेंसी 50 है, पहले केस 60 है, सेकेंड और फर्स्ट केस में 50 है। तो देखिए P2/P1 निकालेंगे अगर हम, P2/P1 वो किसके बराबर आ जाएगा, P2/P1 आ जाएगा आपका F+25 पहले केस की फ्रीक्वेंसी अपॉन सेकेंड केस की फ्रीक्वेंसी अपॉन पहले केस की फ्रीक्वेंसी +25। तो देखिए यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, तो पहले सेकेंड केस में हमारी है 60 +25, ये कांस्टेंट है, ये ऐड हुआ, और पहले केस में थी 50 +25, तो ये कितना हो जाएगा 60 और 20 80 और 5 85 और नीचे हो जाएगा 75, 85/75 विच इज़ इक्वल टू 1.133, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई P2/P1 की।
तो यहाँ से हमने P2 की वैल्यू निकालनी है, तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.138 टाइम्स ऑफ P1। तो यहाँ से P1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अच्छा P1 की वैल्यू 1 ही है, तो अच्छा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 1.138 टाइम्स ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 1.133 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज़, किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज़ के लिए 5 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड टाइम में पावर आ गई कोरोना लॉस की। ठीक है, जब हमने क्या करा, हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। बिल्कुल सही, आंसर नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे हमारा अंडरग्राउंड केबल का क्वेश्चन है। दिया है आपका इन अ 3 कोर 3 फेज केबल, 3 कोर 3 फेज केबल है। द कैपेसिटेंस मेजर बिटवीन 2 कोर विथ द थर्ड कोर इज कनेक्टेड टू लेड सीट। तब हमारा आपका 4 माइक्रोफेराड है। ठीक है, मतलब 2 आपकी कोर कनेक्ट है और एक सीट से कनेक्ट है, तो आपका 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस है। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर फेज, तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है पर फेज में। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ, हमारे 2 कोर के बीच में अगर हम यहाँ पर कैपेसिटेंस मेजर करते हैं तो उसका एक कॉम्बिनेशन होता है, वो होता है कोर टू कोर। ठीक है, आपको 2 कोर के बीच का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम कोर टू कोर बोलते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कोर टू कोर, कैपेसिटेंस ऑफ कोर टू कोर लिख दिया मैंने सी टू सी, या सीधी लिख दिया आप कैपेसिटेंस ऑफ कोर टू कोर सी लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या करा है, कोर टू सीट के लिए हमारा आता है, कोर टू सीट के लिए सी एस लिखते हैं, कोर टू सीट हमारा कैपेसिटेंस सी एस। तो यहाँ पर जो हमारी मेजर्ड वैल्यू आती है कैपेसिटेंस की, सी ऑफ एम मेजर्ड वैल्यू आती है, ये होती है सी सी, आपका कोर टू कोर में कैपेसिटेंस की वैल्यू प्लस कोर टू सीट में कब कैपेसिटेंस की वैल्यू बाई 2। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू दी है आपकी कितनी है, वो है आपकी 4 माइक्रोफेराड। इसकी हमें वैल्यू दी है 4 माइक्रोफेराड। अब पूछा है कि हमारे पर फेज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, पर फेज़ निकालना है हमने। पर फेज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, पर फेज़ के लिए हम लोग स्टार कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्टार में हमारा होता है न्यूट्रल, तो हम लोग यहाँ पर स्टार इक्विवेलेंट बनाते हैं। तो उस टाइम पे हमारा जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या आता है, सी ऑफ एन, जो हमारी न्यूट्रल के साथ वैल्यू आती है, विच इज़ इक्वल टू सी ऑफ एस, जो सीट के साथ कैपेसिटेंस बनना है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ कंडक्टर टू कंडक्टर कैपेसिटेंस, ये हमारी वैल्यू होती है। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ सी एम मेजर्ड वैल्यू के बराबर। तो यहाँ से सी एन जो न्यूट्रल की वैल्यू आ गई वो आ गया आपके 2 टाइम्स ऑफ मेजर्ड, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू मेजर्ड की वैल्यू है 4, 2 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 8 माइक्रोफेराड। तो सिंपल क्वेश्चन था, आंसर नंबर ए हमारा 8 माइक्रोफेराड इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आप सिंपल याद कर लीजिएगा, जब भी आपने न्यूट्रल का थ्रू निकालना है तो न्यूट्रल के लिए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ पर हमने करा आपका मेजर्ड का। ठीक है, 2 टाइम्स आपका यहाँ पर मेजर्ड की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे यहाँ पर वैल्यू आती है। ठीक है, बाकी आप लोग ये यहाँ पर ये वाला फार्मूला सी एम का याद कर लीजिएगा और आपका सी एन का फार्मूला याद कर लीजिएगा। बाकी सी सी क्या होता है आपका कोर टू कोर, सी एस होता है आपका कोर टू सीट। ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इक्वल एरिया क्राइटेरिया पर है और क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल के लिए। ठीक है, इसमें दिया है आ जनरेटर इज डिलीवरिंग पावर टू अ फॉल्ट फ्री इन्फाइनाइट बस। एक इन्फाइनाइट बस है जो फॉल्ट फ्री है। अ 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अकर एट जनरेटर टर्मिनल, जनरेटर टर्मिनल पर 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अकर हुआ है, कॉजिंग अ पावर आउटपुट ड्रॉप टू 0। ठीक है, पावर आउटपुट ड्रॉप टू 0 हो रहा है, मतलब PM2 जब ड्यूरिंग फॉल्ट है उस टाइम पर वैल्यू हमारी 0 हो जा रही है। बाकी है PM की जो वैल्यू है वो आपकी स्टडी स्टेट में 1 आपकी 1 PU है, देन आपकी PM1 की वैल्यू 2 PU है। तो हमें कैलकुलेट करना है आपका क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल डेल्टा CR की हमें वैल्यू यहाँ पर निकालने की कितनी आएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, PM2 की वैल्यू 0 है, मतलब ड्यूरिंग फॉल्ट हमारी आपकी पावर 0 हो रही है। तो देखिए इस केस में हमारा फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। ड्यूरिंग फॉल्ट की बात करेंगे हम, ड्यूरिंग फॉल्ट हमारी PM2 की वैल्यू है वो है कि 0। PM2 की वैल्यू अगर 0 है तो हमारे क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो था आपका कॉस डेल्टा CR विच इज़ क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल डेल्टा CR। इसकी वैल्यू होती है आपकी PM अपॉन PM1, जो हमें यहाँ पर वैल्यू दी है PM अपॉन PM1। ठीक है, इंटू क्या होता है हमारा कॉस मैक्सिमम डेल्टा, आपका ये ब्रैकेट में आपका डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा नॉट इनिशियल जो डेल्टा है वैल्यू, प्लस आपका ये हो जाएगा कॉस, फिर कॉस के साथ अगर डेल्टा लेंगे तो यहाँ पर हम लोग डिग्री में लेते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। बस इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। देखिए PM की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, P ऑफ M
इसकी वैल्यू है आपकी 1 pu, 1.0 pu इसकी वैल्यू हमें गिवन ही है। बाकी यहाँ पर PM1 की वैल्यू भी गिवन है। PM1 की वैल्यू क्या है 2.0 pu। ठीक है, यहाँ पर से हमें क्या निकालना है, पहले हमें डेल्टा नॉट की वैल्यू निकालनी है, एक हमें डेल्टा मैक्स की वैल्यू निकालनी है। बस इन दोनों की वैल्यू हम निकाल देंगे तो आपके फॉर्मूले में पुट करते हैं और ईजिली आंसर निकालते हैं। देखिए वो कैसे निकालेंगे, अभी बताया था मैंने आपको, डेल्टा नॉट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते गए, डेल्टा नॉट हमारा क्या होता है इनिशियल आपका लोड एंगल। तो डेल्टा नॉट की वैल्यू होती है आपकी साइन इनवर्स PM अपॉन PM1। ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया था क्या था हमारा, जो आपकी पावर है, पावर इज इक्वल टू क्या होती है EF/VT अपॉन XS साइन डेल्टा। ठीक है, ये माना ये आपकी इलेक्ट्रिकल पावर है। स्टडी स्टेट में क्या होता है, हमारे स्टडी स्टेट में स्टडी स्टेट ऐसे लिख दिया, स्टडी स्टेट में जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर है वही आपकी मैकेनिकल पावर होती है, विच इज़ इक्वल टू 1 pu। ठीक है, तो ये मैं इसके यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा PE इज इक्वल टू, ये जो आपका टर्म है ये पूरा हो जाता है आपका PM1, एक कांस्टेंट मान लेते हैं PM1 इंटू साइन ऑफ डेल्टा। इनिशियल एंगल है तो डेल्टा नॉट आता है। तो यहाँ से देखिए डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा नॉट इज इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स PE अपॉन PM1। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आती है। और स्टडी स्टेट में जो PE की वैल्यू है वही आपकी PM की वैल्यू होती है। तो इसलिए हमारा जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है वो आएगी आप बारी साइन इनवर्स PM अपॉन PM1। ठीक है, बस ये हमारी वैल्यू आई है। बस इसको हम सिंपली यहाँ पर रखते हैं और आपके डेल्टा नॉट की वैल्यू निकालते हैं। देखिए क्या आएगी यहाँ पर हमारी वैल्यू, कलर चेंज करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आएगी आपकी साइन इनवर्स PM1, जो आपकी इनिशियल लोड एंगल है उसकी वैल्यू क्या है, PM1 की वैल्यू है हमारी 1 और PM की वैल्यू है 1, PM1 की है 2। तो ये आ जाएगा 1/2। 1/2 मतलब आपका साइन 1/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन 1/2 की वैल्यू कहाँ पर होती है, जब आपकी वैल्यू आपकी 30 डिग्री पर। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हमारे डिग्री में आ गया, लेकिन हमें किस में भी निकालना है, रेडियन के लिए कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिग्री के लिए हम लोग इसको आपको मल्टीप्लाई करेंगे आपका π/180 से। ठीक है, π/180 से हम लोग इसको आपको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा आपका 0.5236। ठीक है, ये हमारा रेडियन में आया, ये हमारी आया कि डेल्टा नॉट की वैल्यू। ठीक है, देन यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर से हम लोग निकालेंगे आप लोग डेल्टा मैक्स की वैल्यू, जो आपका मैक्सिमम स्विंग हो रहा है आपका एंगल में, उसको हम बोलते हैं आपको डेल्टा मैक्स या मैक्सिमम स्विंग, विच इज़ डेल्टा मैक्स। वो क्या हो जाएगा आपका पाई, क्योंकि 180 तक आ जाएगा, 180 माइनस आपका डेल्टा नॉट, 180 में से हम लोग डेल्टा नॉट की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, अगर डिग्री में निकालें तो ये आ जाएगा 180 माइनस कितना होता है 30 डिग्री, 180 माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा 150 डिग्री। तो 150 डिग्री का हमारा यहाँ पर डेल्टा मैक्स की वैल्यू आ गई। वही हम लोग इसको अगर रेडियन में निकालें तो हमारा ये कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी आपको 2.618 रेडियन। ठीक है, तो हमारी इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। बस पीछे वाले फार्मूला, ये जो फार्मूला है इस पर हम लोग अब वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ तो दोबारा आपको याद भी हो जाएगा। एक मिनट, कलर तो कौन सा लें, ये लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या था, डेल्टा CR। डेल्टा CR के लिए हम लोग कॉस एंगल लेते हैं तो हमारा होता है कॉस डेल्टा CR, जिसकी वैल्यू बतानी है वो होती है आपकी PM अपॉन PM1 ब्रैकेट में डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा नॉट। देखिए अगर यहाँ पर कॉस नहीं लगा तो यहाँ पर हम लोग एंगल लेंगे रेडियन में, जहाँ पर भी आपका साइन कॉस लगा रहता है यहाँ पर हम लोग एंगल लेते हैं आपको डिग्री में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो डेल्टा मैक्स की वैल्यू आएगी ये हमारी डिग्री में आएगी। ठीक है, बस अब वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर से हमारी क्या आएगी वैल्यू, ये है आपका 1/2। ठीक है, 1/2 इसकी वैल्यू है। बाकी आपके डेल्टा मैक्स की वैल्यू यहाँ पर रेडियन वाली लेंगे तो डेल्टा मैक्स की हमारी रेडियन वाली वैल्यू आएगी कितनी थी हमारी 2.618 माइनस डेल्टा नॉट की वैल्यू है आपकी 0.5236 ये हमारी वैल्यू है इसकी। प्लस कॉस के साथ क्या लेंगे हम, कॉस के साथ हम लोग यहाँ पर एंगल लेंगे तो डेल्टा मैक्स का एंगल क्या है 150 डिग्री, तो क्या आएगा कॉस 150 डिग्री। बस अब हम लोग इसको यहाँ पर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर से हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये 1/2 मतलब 0.5 हो जाएगा, 0.5 इंटू ये इसको हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे 2.168 को 0.5236 को, तो ये आएगा हमारा 2.0944।
ठीक है, और आपकी कॉस आपकी 150 डिग्री की वैल्यू माइनस में आएगी तो हो जाएगा माइनस 0.866, ठीक है, जिसका वैल्यू होती है आपकी √3/2। √3/2 को 0.66 लगेंगे और 1 ये आपका 90 से ज़्यादा है तो कॉस माइनस में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हमारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से इसका हाफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1.0472 माइनस 0.866, तो ये हमारा आएगा आपका 0.1812। तो ये हमारी आएगी आपकी कॉस डेल्टा सी आर की वैल्यू। लेकिन हमें क्या निकालनी, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल डेल्टा सी आर की वैल्यू। डेल्टा सी आर की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, आपको कॉस इनवर्स करेंगे, कॉस इनवर्स 0.1812, ठीक है। इसकी वैल्यू आप कैल्सी में पुट कीजिएगा तो ये हमारी वैल्यू आएगी आपकी 79.56 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल डेल्टा सी आर की वैल्यू 79.56, आंसर नंबर है 79.5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपका इस केस में, क्योंकि सेकंड टाइम में हमारे यहाँ पर लोड 0 हुआ है तो इस टाइम पर हमारा फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ये होता है। फॉर्मूले में हमें पी एम की वैल्यू बताती है, पी एम वन की वैल्यू बताती है, डेल्टा मैक्स और डेल्टा नॉट की वैल्यू निकालनी थी। तो डेल्टा नॉट की वैल्यू का फॉर्मूला ये रहा, कैसे है मैंने आपको दिखाई दिया है। बाकी डेल्टा मैक्स का वैल्यू ये रहा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपको स्विंग इक्वेशन बनती है वो इस टाइप से आती है। ये देखिए ये आपका अगर यहाँ पर ये आपका डेल्टा नॉट है तो आपका पूरा जो डेल्टा मैक्स है ये कितना आएगा, डेल्टा मैक्स हो जाएगा पाई माइनस डेल्टा नॉट। तो वो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली पाई माइनस डेल्टा नॉट विच इज़ इक्वल टू 150 डिग्री। बाकी यहाँ पर देखिए अगर सिंगल में दिया हो तो आपने रेडियन में पुट करना है, और कॉस और साइन के साथ दिया हो तो आपने डिग्री में पुट करना है, वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है पावर फैक्टर करेक्शन का एंड रिएक्टिव पावर का, ठीक है। इसमें दिया है आपका 3 फेज 500 kV लोड एट 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग is connected to 11 kV supply. A capacitor bank is installed to improve the power factor to 0.9 lagging. Calculate the required rating or of the capacitor bank in kVAR, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, हमारे पास लोड P की वैल्यू है, क्योंकि देखिए एक्टिव लोड है, किलोवाट पे यूनिट है, तो P की वैल्यू है आपकी 500 किलोवाट। तो P की वैल्यू यहाँ पर 500 किलोवाट है, ये हमारी यहाँ पर फिक्स होगी क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ कैपेसिटर बैंक लगा रहे हैं। तो कैपेसिटर बैंक क्या करता है, आपका रिएक्टिव पावर कंपनसेट करता है, ठीक है। तो हमारी ये P की वैल्यू तो फिक्स हो रहेगी यहाँ पर। अब हमने क्या करा है, देखिए पहले केस में आपका पावर फैक्टर मतलब जो cos फाई की वैल्यू है, मतलब जो आपका इनिशियल एंगल है वो आपका 0.6 है, 0.6 है आपका ये 0.6 पावर फैक्टर है, ठीक है। देन हमने इसको इम्प्रूव करा है किसमें, 0.6 से 0.9 में इम्प्रूव करा है। तो उस टाइम पे पूछ रहा है कि हमें जो आपका कैपेसिटर बैंक यूज़ होगा उसकी रेटिंग क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इसका हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, Q, जो हम Q की वैल्यू निकालते हैं वो होता है आपका P एक्टिव पावर, ठीक है। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आपका 10 फाई 1 माइनस 10 फाई 2, ये हमारा इसकी वैल्यू होती है। बस ये फॉर्मूले पे हमारा बेस है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। मैं इसको ब्रैकेट में डालता हूँ क्योंकि इस बार आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे ना, इसका एक क्वेश्चन पक्का ही है क्योंकि आपका सिंपल है और आप इसको इजी वे में आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा इनिशियल एंगल जो आपका फाई 1 है, इसकी वैल्यू है आपकी 0.9 और 0.6 और इसकी वैल्यू है 0.9। तो पहले हम cos फाई निकालते हैं, देन उसके बाद आपको इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा इनिशियल एंगल था फाई 1, इनिशियल एंगल फाई 1 है, उसकी वैल्यू क्या है आपका cos इनवर्स 0.6, क्योंकि पावर फैक्टर है 0.6, तो यहाँ से फाई की वैल्यू निकालेंगे। तो फाई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0.6 की वैल्यू होती है 53.13। आपको याद ही होंगे, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करी होगी तो ये आपको ये वैल्यू तो याद ही होगी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हम लोग यहाँ से 10 फाई 1 की वैल्यू निकालेंगे। 10 फाई 1 मतलब 1053.13 की वैल्यू होगी, वो होगी आपकी 1.33, ठीक है। ये वैसे याद ही होगा आपको, लेकिन यहाँ पर से कोई नहीं, याद कर लीजिए। फाई 2 जो हमारा एंगल है वो क्या आपका, फिर हमने पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है कहाँ तक का, 0.9 तक का। जब पावर फैक्टर 0.9 इम्प्रूव करेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ये आएगी हमारी 25.84, ठीक है। और इस टाइम पर जो हमारी 10 की वैल्यू आएगी 10 फाई 2, यहाँ पर 10 फाई 2 की वैल्यू आएगी आपकी 0.48 के आसपास, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर वैल्यू होगी। तो हमें यहाँ पर से सिंपल अब यहाँ पर वो वैल्यू पुट करनी है P में, तो आंसर निकालना है। Q = क्या होता है, P 10 फाई 1 माइनस फाई 2, 10 फाई 1 माइनस फाई 2 = 0.9 × 10 फाई 2
10 φ1 माइनस 10 φ2। तो देखिए पावर क्या है, पावर तो कांस्टेंट रहेगी, पावर की वैल्यू थी आपकी 500 किलोवाट। 10 φ1 की वैल्यू 1.33 माइनस हो जाएगा आपका 0.48। 1.33 माइनस 0.48 करेंगे तो आ जाएगा आपका 500 इंटू ये हो जाएगा आपका 0.84 के आसपास, तो हमारी ये आ जाएगा 424 kVAR। तो हमारी जो रिएक्टिव पावर की नीड पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी 424 kVAR। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए 424 kVAR। बस ये फार्मूला मेन है, आप ये याद कर लीजिएगा। बाकी इसमें कोई ऐसा खास इसमें आता है नहीं, बस आपको यहाँ पर कन्वर्जन पता होना चाहिए, कन्वर्जन कैसे करते हैं करके आपका कॉस से 10 में, या फिर आपको उसके आगे 10 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं। चलो इसके एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास पावर फैक्टर की वैल्यू, देखिए अगर हमारे पास पावर फैक्टर की वैल्यू 0.6 है, 0.6 है मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 की वैल्यू देखेंगे अगर आप, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4.4/3। ठीक है, तो हम 10 के हिसाब से निकालेंगे, तो 10 के हिसाब से आप याद कर लीजिए, ये आता है 1.33, तो ये आपको याद होना चाहिए। और अगर आप पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8 है, ठीक है, पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8 है, तो यहाँ पर जो हमारी 5 की वैल्यू बनेगी वो बनेगी आपकी 3/4 विच इज़ 0.75। ठीक है, 3/4 विच इज़ 0.75, ये आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो हमारे अगर पावर फैक्टर की वैल्यू 0.9 है, तो यहाँ पर से जो हमारी 5 की वैल्यू बनेगी वो हमारी कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 0.48। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन पर। ठीक है, इसमें दिया है आपका 3 फेज 33/11 kV स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर ऐसा है, ट्रांसफार्मर इज प्रोटेक्टेड बाय मर्ज प्राइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इफ द करंट ट्रांसफार्मर CT at 11 kV its delta side have the ratio of यहाँ कैसे आ गया, of 500/5 ampere, what should be the CT ratio on the 33 kV स्टार साइड। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या दिया है हमें, यहाँ पर दिया है आपका 33/11 kV का आपका डेल्टा स्टार आपका यहाँ पर सॉरी स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर हमारा स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है तो हमें यहाँ पर फेज शिफ्ट को कंपनसेट करने के लिए हम CT को अपोजिशन पेयर में लगाते हैं। मतलब अगर हमारा यहाँ पर ये आपका स्टार डेल्टा है ट्रांसफार्मर, ये आपका ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर जो आपका CT यूज़ करेंगे वो हमारी किस फॉर्म में होगी, वो होगी हमारी आपका डेल्टा स्टार फॉर्म में। स्टार को डेल्टा और डेल्टा को स्टार में हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, जो हमारा स्टार डेल्टा है CT आपका 11 kV के साइड में, जो 11 kV वाली है 11 kV, इसका टर्न रेशियो CT का दिया है वो दिया आपका 500/5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, फुल लोड जो आपका करंट होता है वो इन्वर्स से प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। तो अगर हम यहाँ पर से S की वैल्यू निकालेंगे तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो जाएगी √3 इंटू V इंटू I, जो आपके दोनों साइड में सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर से आप देखेंगे जो आपका करंट ऑफ 11 kV होगा, 11 kV साइड में जो आपका करंट होगा उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 का, वो आपका किसके बराबर होगा, करंट ऑफ 33 kV के, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप 33 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने 11 kV साइड लिया है तो यहाँ पर आपका 500 आपका एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, जो आपका यहाँ पर मैच करेगी। तो आपके करंट ऑफ 33 kV किसके बराबर होगा, I ऑफ 33 kV हमारा बराबर होगा आपका 500 जो आपकी करंट है इंटू आपका जो टर्न रेशियो है 11/33, ये आपको कट जाएगा 3 टाइम, तो 500 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 166.67 एम्पियर। तो यहाँ पर 33 kV में हमारी करंट जाएगी, वो जाएगी आपकी 166.67 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका मर्ज प्राइस होता है, मर्ज प्राइस में हम लोग यहाँ पर जो CT की कनेक्शन करते हैं ये अपोजिट करते हैं। ठीक है, ताकि जो आपका 30 डिग्री का फेज शिफ्ट है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए। तो डेल्टा साइड में जो 11 kV में देखिए जो आपका यहाँ पर डेल्टा स्टार था, आपका स्टार डेल्टा जो था, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर डेल्टा स्टार का यूज़ कर रखा है। ठीक है, तो देखिए डेल्टा वाले जो साइड में हम लोगों ने क्या यूज़ कर रखा है, हमने यहाँ पर यूज़ कर रखा है आपका स्टार में। ठीक है, और स्टार में क्या बताया, स्टार में हमें पता है लाइन करंट और फेज करंट हमारी बराबर होती है। ठीक है, और आपके जो आपके डेल्टा साइड है यहाँ पर जो हमारी क्या होती है, हमारी जो लाइन करंट होती है वो √3 टाइम्स और फेज करंट होती है। ठीक है,
और देखिए जब आपके सी टी यहाँ पर डेल्टा में कनेक्ट है, इसमें जो पायलट वायर का यूज़ करेंगे तो हम लोग यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आपके सी टी के सेकेंडरी साइड है, यानी जो उसके फेज में वैल्यू है उसके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस टाइम में हम बैलेंस कंडीशन में हमारी क्या होती है, सेकेंडरी की करंट जो दोनों साइड के आपके सी टी है वो आपके बराबर होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एट बैलेंस कंडीशन हम लोग अगर बैलेंस कंडीशन में देखें तो हमारी दोनों साइड की करंट बराबर होनी चाहिए, मतलब करंट ऑफ 11 kV, ठीक है, और इसका सी टी का रेशियो जो है आपका 11 kV का, ठीक है। सी टी रेशियो ऑफ 11 kV किसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर करंट बराबर है, ये यहाँ पर बन हो जाएगा आपका √3 टाइम्स ऑफ बाकी आपका करंट ऑफ 33 kV अपॉन वही आपका सी टी रेशियो ऑफ आपका 33 kV, ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये आएगा 500/100 विच इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ यहाँ पर हमने करंट कितनी निकाली थी 166.67, और यहाँ पर हमारा सी टी का रेशियो आ जाएगा 33 kV का जो हमें निकालना है 33 kV। तो ये आ जाएगा आपका 5, आपका √3 को लिखेंगे 1.732 और इसकी वैल्यू तो आपको दी है 166.67 अपॉन यहाँ पर सी टी रेशियो आ जाएगा 33 kV का, ये हमने निकालना है। तो यहाँ से सी टी रेशियो आपका 33 kV का क्या आ जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा मल्टीप्लाई आपका 1.732 में मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 166.67 का, और नीचे आपका डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आपका 57.73 इंटू 5, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू कितना आएगा, ये हमारा आएगा आपका 288.6 रेशियो 5। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इसके, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 288.6.5, 288.6.5 आंसर नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने करा क्या, हम इस केस में हम लोग अपोजिट का पोलैरिटी में हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जब आपका सी टी स्टार में होगा, ठीक है, तो उसमें जो पायलट वायर है उसकी जो करंट है वो आपके सीधे आपके सेकेंडरी करंट के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइन करंट और फेज करंट आपकी इसमें बराबर होती है। जब वहीं आपका सी टी डेल्टा कनेक्ट होगा तो डेल्टा कनेक्ट में जो पायलट वायर में करंट होगी, मतलब जो आपकी लाइन की करंट होगी वो √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट मतलब जो आपका सी टी का सेकेंडरी है उस करंट के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो आपका सी टी का रेशियो आएगा वो 500/5 से हमारा 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बराबर करेंगे आपका √3 टाइम्स ऑफ जो हमके करंट की बैलेंस इक्वेशन है। तो हमारा क्या कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 250 आपका 286। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आया 57.73 इंटू 5 हमारा 286 आएगा, और रेशियो कितना है 5 के रेशियो के हिसाब से। तो ये वाला हमने सॉल्व कर दिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट पर, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट पर, जिसमें हमें दिया है अ 3 फेज 50 MVA 11 kV, ठीक है। अ 3 फेज 50 MVA 11 kV का सिंक्रोनस जनरेटर हैज़ अ सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ऑफ 20%। इट इज़ कनेक्टेड टू अ बस बार। व्हाट इज़ द शॉर्ट सर्किट MVA कैपेसिटी एंड शॉर्ट सर्किट करंट एट द बस बार, ठीक है। हमने शॉर्ट सर्किट MVA करंट कैपेसिटी और शॉर्ट सर्किट यहाँ पर MVA की वैल्यू भी, शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू भी यहाँ पर बतानी कितनी आएगी। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा अक्सर आपके SSC JEE वगैरह एग्जाम में भी ये आया है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप सिंपल से अगर शॉर्ट सर्किट MVA का फॉर्मूला देखेंगे, शॉर्ट सर्किट MVA इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है, एक मिनट, शॉर्ट सर्किट MVA का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका MVA बेस अपॉन हमारा क्या होता है x पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको हम वैल्यू पुट करेंगे तो MVA कितने MVA का है 50 MVA का है, और x पर यूनिट कितना है हमारा पर यूनिट में निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 50 अपॉन 0.2, 50 अपॉन 0.2 हो जाएगा हमारा 0.2, ये चल जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 250, आ जाएगा 250 MVA। तो फॉल्ट MVA शॉर्ट सर्किट MVA हमारा आ गया 250, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालेंगे बेस करंट। बेस करंट निकालने के बाद हम लोग यहाँ पर से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमारी जो शॉर्ट सर्किट करंट है, देखिए हम शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू क्या होती है ISC, वो होती है आपकी बेस करंट अपॉन x पर यूनिट। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें बेस करंट।
बेस करंट की वैल्यू हम पहले निकालते हैं। बेस करंट क्या होती है, आई बी बेस करंट इज इक्वल टू, ये 3 फेज का है तो क्या आ जाएगा आपका एस अपॉन √3 इंटू वी, ये वैल्यू होती है। तो एस की वैल्यू क्या है आपका, कितनी है इसकी रेटिंग, वो है आपकी 50 MVA, 50 इंटू 10⁻6, √3 इंटू वोल्टेज है आपकी 11 kV, 11 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये आता है 262.4.3, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2.62 किलो एम्पियर। अब बस इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे क्या आएगी, आई बी की वैल्यू है आपके 2.62 अपॉन पर यूनिट कितना है हमारा, पर यूनिट है आपका 0.2, विच इज़ इक्वल टू 13.12 किलो एम्पियर, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर है 250 MVA, ये 250 MVA और 13.12 किलो एम्पियर। बस इसमें क्या याद करना है, अपने आई बी की वैल्यू बेस करंट है उसकी वैल्यू यहाँ पर निकालनी होती है। बाकी इसकी वैल्यू आपने कैसे निकालते हैं, एस अपॉन √3 इंटू वी, ठीक है। जो आपकी वोल्टेज होती है ये किलोवाट में होती है और आपका एस जो होता है वो होता है आपका MVA में, उसी फॉर्मेट में दिया था तो हमने यहाँ पर आंसर निकाल दिया सिंपली। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा स्विंग इक्वेशन पर एंड इनर्शिया कांस्टेंट पर। अ 4 पोल 50 हर्ट्ज 100 kVA अल्टरनेटर हैज़ इनर्शिया कांस्टेंट एच की वैल्यू दी है आपकी, देखिए एच की वैल्यू क्या दी है, एच की वैल्यू दी है आपकी 4.5 मेगाजूल पर MVA में दिए, और काइनेटिक एनर्जी स्टोर इन अ सिंक्रोनस, काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड एट सिंक्रोनस स्पीड पर हमें बतानी है, जहाँ पर इनर्शिया कांस्टेंट हमें m की वैल्यू बतानी है। अब देखिए इनर्शिया कांस्टेंट अब m की वैल्यू बतानी है किसमें, मेगाजूल सेकंड पर मैकेनिकल रेडियन, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए बहुत सिंपल कोई क्वेश्चन है, सिर्फ एक फॉर्मूले पर यूज़ है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये हमारी होती है h इंटू रेटिंग के लिए एस लिख दिया, चलो रेटिंग लिख देता हूँ एस रेटिंग। तो ये क्या आ जाएगी, हमारी इनर्शिया कांस्टेंट है 4.5, क्या है मेगाजूल पर MVA इंटू रेटिंग कितनी है हमारी, रेटिंग है आपकी 100 MVA। तो देखिए MVA से MVA कट गया तो हमारा क्या आया, ये आई आपकी 450 मेगाजूल। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई हमारी 450 मेगाजूल, 450 मेगाजूल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब पूछ रहे हैं हमें सिंक्रोनस स्पीड पे बतानी है, तो हम यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P, 120 इंटू F। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, पोल हैं 4, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, पोल हैं 4, तो ये 4 दिए 12, 3 3 पंजे 15, ये आ जाएगा 1500 RPM। तो सिंक्रोनस स्पीड हमारी आएगी 1500 RPM। लेकिन अब हमें यहाँ पर रेडियन में बतानी है, तो हमें यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा एम, इसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी। ओमेगा एम क्या होता है 2π/NS/60, ठीक है, 2π/NS/60 आपको पता होगा वैसे, 2π/NS/60। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 2π/NS की वैल्यू है आपकी 1500/60, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर से सॉल्व करते हैं, तो 2 से कट जाएगा 30 बार, 1 0 से ये 0 कट गया, तो 3 पंचे 15, ये 50 इंटू पाई, 50 इंटू पाई हमारा कितना होता है, ये आपको पता होगा, 50 इंटू पाई होता है 157.08 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर m की डेफिनेशन पे डिपेंड करती है हमारी यूनिट क्या आएगी। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी है, आपकी किस में निकालनी है, यहाँ पर मैकेनिकल रेडियन, आपको सेकेंड मैकेनिकल mj मेगाजूल सेकेंड मैकेनिकल रेडियन इसमें निकालनी है। मतलब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल रेडियन में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल रेडियन में वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी m की वैल्यू है, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GH अपॉन π/f, ठीक है। पाई का किसके लिए है, पाई आया आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेडियन के लिए, h क्या है आपका इनर्शिया कांस्टेंट, और हमारी m की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो देखिए g की वैल्यू, g क्या था हमारा, g की वैल्यू थी रेटिंग, तो आपका g ऑफ h यह हो जाएगा आपका 450, या इसको ऐसे करता हूँ, एक मिनट थोड़ा बैक करते हैं। देखिए हमारी रेटिंग क्या थी, वैसे हमने निकाल दिया, लेकिन चलो दोबारा निकालते हैं।
रेटिंग थी हटा ली हमारी 100 MVA और आपकी एच की वैल्यू थी 4.5। रेटिंग थी 100 MVA, एच की वैल्यू थी 4.5, पाई की वैल्यू आई, फ्रिक्वेंसी आई आपकी 50 हर्ट्ज। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 450 अपॉन ये अभी बताया 157.08 जो ऊपर निकाल रखा है ये। तो ये हमारा आ जाएगा आपका 2.865, ठीक है। किस में आएगी आपकी मेगा जूल पर सेकेंड इलेक्ट्रिकल रेडियन पर। 2.86 मेगा जूल इलेक्ट्रिकल पर रेडियन, आंसर नंबर ए। देखिए ये 2.86 मेगा जूल इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड, बाकी 450 आपकी मेगा जूल इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये इंपॉर्टेंट था, ये वाला फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, विच इज़ एच इंटू जी। जी ये रेटिंग है जो यहाँ पर लिखा है, इसको आप इजीली आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी अपॉन पाई बाई एफ। पाई बाई एफ की वैल्यू इतनी आई है, तो हमने सिंपल इसको पुट करा और यहाँ पर आंसर निकाला। बाकी आप इसमें एक चीज़ याद कर लीजिएगा कि यहाँ पर अगर जब भी हमारा आपका पाई इंटू एफ आएगा, पाई इंटू एफ अगर फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो वैल्यू आपकी 157 ही आती है। आपके बहुत बार न्यूमेरिकल में ये आपके डेटा में आता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, दिया आपका SIL वाला क्वेश्चन, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। आपका 400 kV का 3 फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है। सर्ज इम्पीडेंस आपके 400 ओम है। व्हाट इज़ द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग इफ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो हमें सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग बतानी है। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या होती है, ये हमारी होती है पावर रेटिंग। तो पावर कैसे निकालते हैं हम लोग, V²/Z, ठीक है। तो आपका आएगा VL²/ZC। ZC क्या है आपकी करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो VL की वैल्यू है, लाइन में वोल्टेज क्या है 400 kV, तो यह हो जाएगा आपका 400 kV, विच इज़ क्या होगा आपका 400 इंटू 10⁻³ वोल्ट, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ZC करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस या सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू है आपकी 400 ओम। बस वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। अब क्या आ जाएगा आपका 400 इंटू 400 और 10⁻³ 10⁻³ हो जाएगा 10⁻6 अपॉन ये हो जाएगा 400। तो ये से एक कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 400, 10⁻6 को लिखेंगे हम मेगा, तो यह आ जाएगा 400 मेगावाट। इट इज़ अ पावर लिमिट विच इज़ 400 मेगावाट। तो बस इसमें ये फॉर्मूला था SIL का, तो ये आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे हमें दिया है एक हमारा डबल लाइन टू ग्राउंड, ठीक है, मतलब LLG फॉल्ट हुआ है। उस टाइम पर हमें यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया है फॉल्ट आपका अनलोडेड जनरेटर में हुआ है। द सीक्वेंस इम्पीडेंस X1 की वैल्यू 0.25, पॉजिटिव की वैल्यू इतनी है, नेगेटिव की वैल्यू 0.25 है और जीरो सीक्वेंस की वैल्यू इतनी है। तो हमें बताना है पॉजिटिव सीक्वेंस करंट बताना है, मतलब IA1 की वैल्यू बताना है इन PU पर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें IA1 की वैल्यू बतानी PU पर। तो देखिए क्या है, आपका डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ है। देखिए डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अगर हुआ है तो इसमें क्या होता है, हमारा नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस क्या होता है, हमारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। देन इनका कॉम्बिनेशन किस में कनेक्ट होता है, ये हमारा सीरीज के साथ कनेक्ट होता है आपका पॉजिटिव के। मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको बनाऊँ तो देखिए ये हमारा सीरीज में, माना पहले ये मैंने पॉजिटिव सीक्वेंस ले लिया, ये सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ, ये हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस ले लिया ये। देन यहाँ पर हमारे ये दो कनेक्ट होंगे आपके जीरो सीक्वेंस के लिए लिख दिया 0 और यहाँ पर आएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे स्टेप से हमारा कनेक्शन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो सीक्वेंस का कंपोनेंट और आपका नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट आपस में पैरेलल होते हैं। देन इसका कॉम्बिनेशन होता है आपका पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के साथ, ठीक है। यही आपका यहाँ पर आपका डबल LG फॉल्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर आपको सिंपल इसमें दिखाऊँ तो यहाँ पर ये आपका X0 जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है और ये आपका नेगेटिव सीक्वेंस मतलब X2 है। तो ये क्या हो जाएगा, X0 यहाँ पर पैरेलल है आपके X2 से। देन इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में है किसके, X1 जो आपका पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू दी है, हम इजीली सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसका निकालते हैं, ये वाले का, इससे टर्म का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। मतलब X0 जो आपका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है वो पैरेलल है X2 के, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो पैरेलल के लिए क्या आता है, X2 मल्टीप्लाई बाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, X0 अपॉन X2 प्लस X0, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये है आपका 0.25 इंटू 0.25 इंटू X0 की वैल्यू 0.10 और आपका 0.25 और 0.10 हो जाएगा आपका 0.35। इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 0.0714 पर यूनिट, ठीक है। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। बाकी ये इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, X1 की वैल्यू आपकी 0.25। तो यहाँ से हम टोटल की वैल्यू निकालते हैं।
टोटल आपके इम्पीडेंस जो आपका होगा एक्स इक्विवेलेंट या एक्स टोटल, एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 प्लस आपका इनका कॉम्बिनेशन x ऑफ 0 पहला x ऑफ 2, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये आपकी 0.25 प्लस हो जाएगा आपका 0.0714 विच इज़ इक्वल टू 0.3214 पर यूनिट। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट निकालना है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में डबल लाइन के फॉल्ट में हमारी क्या होती है, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट IA1 लेता हूँ। IA1 की वैल्यू होती है हमारी EMF जो आपके वोल्टेज है, इसको जनरली हम 1 pu लेते हैं, और आपके एक्स इक्विवेलेंट जो हमारी वैल्यू है ये। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है हमारी 0.3214, 0.3214। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.11 पर यूनिट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर यहाँ पर आ जाएगा 3.11 पर यूनिट। आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, बस यहाँ पर ये याद करना है कि आपने यहाँ पर करा क्या, जो आपका जीरो सीक्वेंस करंट और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के करंट होती है, ये आपस में पहले पैरेलल में मतलब नेटवर्क ये आपके पैरेलल में होते हैं, देन ये आपके सीरीज में कनेक्ट होते हैं आपके पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के साथ। ठीक है, और देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, इसका आप आंसर टेलीग्राम चैनल पे या फिर आप कमेंट में लिख के वो बताइएगा मुझे, वरना अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में बता भी दीजिएगा, मैं कल इसको सॉल्व करूँगा। तो ये आपका क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दिया है। तो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में। बाकी थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी कोई भी अगर डाउट है क्वेश्चन से या PDF के लिए तो आप वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, दिमाग वाला 02। बाकी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।